कराची के अंदर आप लोगों की लफ्ज़ इस्तेमाल होता है माफिया। आप माफिया हैं जी। कोई ऐसा बिल्डर है जिसने जिस कमिटमेंट पे अपनी जगह बेची हो, फ्लैट बेचा हो, मकान बेचा हो, प्लाट बेचा हो, उसी कमिटमेंट पे, पैसों की कमिटमेंट पे आखिर वक्त तक काम करता रहो? कराची जो एक ज़माने में तामीराती सरगर्मियों का सबसे बड़ा मरकज़ होता था, ये सनत चैप्टर क्लोज और सब कुछ आपके दौर में हुआ है। हमारे इदारों की, हमारे इलेक्टेड लोगों की कराची पे वो दिलचस्पी नहीं है। आपने अपनी लाइनें सीधी की, पोर्शन माफिया को जो है वो आपने जो है परवान चढ़ाया। वो कहते हैं कि आबाद जिम्मेदार है, ख़ासतौर पे 12-15 साल का जो पीरियड है उस पीरियड को जिम्मेदार करा। बोले उससे पहले सब कुछ नहीं हो रहा था, आपके आने के बाद हुआ है। मैं उनको कैसे परवान चढ़ा सकता हूँ, मैं उनको कैसे सपोर्ट कर सकता हूँ? मेरा कारोबार बंद करने में उनका रोल है। पोर्शन माफिया उसके लिए नवीद सहर है कि आबाद को कोई टेंशन नहीं है, वो आपको पॉइंट आउट नहीं करेगी, हम एक जनरली बात करते रहेंगे, आप अपना काम करते रहो। प्लीज समझे, ये रेगुलेटर का जॉब है। आपका जो आम बिल्डर है उसके कागजात मुकम्मल होते हैं, वो एचबीसी में रिश्वत देता है? रिश्वत के बगैर पाकिस्तान में कौन सा काम होता है, आप वो बता दें। आपके शोबे में ना सिस्टम बड़ी बात होती है, ये सिस्टम है क्या? जो आपकी फाइल चाहे तो 3 दिन में करवा दे और ना हो तो 6 महीने में नहीं रुकवा के रखे। दिस इज सिस्टम। भाई इसकी वजह क्या है कि कराची की इंडस्ट्री बैठी है पंजाब में पनप रही। पंजाब में ऐसा क्या हो रहा है? पंजाब में सिस्टम नहीं है ना, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना, सिक्योरिटी है ना, एम्प्लॉयमेंट है ऑन मेरिट। एक बिल्डर जो प्रोजेक्ट लेके आता है उसको जो है वो कितने इदारों को जो है ना वो देना पड़ता है, कितने इदारों में जो है ना वो रिश्वत खिलानी पड़ती है? देखिए 17 तो एनओसी चाहिए होती है। उन 17 की 17 एनओसी में पैसे खिलाने? जी, कोई फ्री नहीं है। मसला टावर का ऑक्शन हो रहा है, आबाद इंशाल्लाह उसमें पार्टिसिपेट करने जा रहा है। उनको जो है मार्केट वैल्यू से पैसे देंगे, पुरानी कीमत पे देंगे? उस लैंड की सेल से जो भी पैसे आएंगे वो कोर्ट उन लोगों में तकसीम करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि दिसंबर तक जो है वो तासीम को पैसे मिल जाएंगे? मुझे तो लगता है जल्दी मिल जाना चाहिए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे साथ मौजूद हैं आबाद के चेयरमैन मोहम्मद हसन बख्शी साहब। इनसे हम जो है वो बिल्डर्स के मसाइल के ऊपर, जो आम शहरियों को जो बिल्डर्स से जो शिकायतें होती हैं उसके ऊपर, पाकिस्तान कराची में जो इस वक्त रियल एस्टेट की या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की जो सूरत हाल है उसके ऊपर जो है वो गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया बख्शी साहब, आपने हमें टाइम दिया। पहले तो बहुत ही आसान और सादा लफ्ज़ों में बताइए, आबाद है ये है क्या, और इसका आम आदमी से जो है वो बराह रास्त बिलवास्ता और बिलावास्ता क्या ताल्लुक है? बिल्कुल आसान, जिसको आम आदमी समझ सके। जी, आबाद है एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ऑफ पाकिस्तान। सारे पाकिस्तान के जो रजिस्टर्ड रेगुलेटेड बिल्डर्स और डेवलपर हैं वो हमारे मेंबर्स हैं, और इसका क़याम 1973 में हुआ। सिंध में कंपलसरी है कि आप पब्लिक सेल प्रोजेक्ट करें तो आपको आबाद की मेंबरशिप ज़रूरी है, एक्सेप्ट कैंटोनमेंट बोर्ड के एरियाज़ में और पंजाब में, पंजाब या दूसरे प्रोविंसेस में। सो मेजॉरिटी ऑफ दी मेंबर्स आर फ्रॉम सिंध, जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल के इलाके में काम करते हैं। ठीक है, वो हमारे मेंबर है। इसका रोल क्या है? इसका रोल ये है कि इट प्लेज अ रोल ऑफ अ ब्रिज between the private sector, that is builders and developers, and the government to make policies which helps to increase the business in the country। एक बात, लोगों को इसका क्या फ़ायदा हो सकता है? जो लोग किसी बिल्डर से मकान लेते हैं, फ्लैट लेते हैं, दुकान लेते हैं, और उनको उनकी बिल्डर अपनी कमिटमेंट के हिसाब से नहीं डिलीवर करता, एस्केलेशन लेता है या कोई और कैंसिलेशन करता है, तो वो आबाद को अप्रोच करते हैं। आबाद में एक कंप्लेन कमेटी है जो उनके मसाइल सुनती है और उसको 2-2.5 महीने में हल करते हैं। और हमारे यहाँ जो रेजोल्यूशन का परसेंटेज है वो 80 से 90% है। तो लोगों का टाइम बचता है कोर्ट जाने से, लोगों की कॉस्ट बचती है। दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। ये जो आप कह रहे हैं ना ब्रिज है अवाम के दरमियान और बिल्डर्स के दरमियान, ये ब्रिज नहीं है। मैंने कहा ये गवर्नमेंट के दरमियान और बिल्डर एंड डेवलपर के दरमियान ब्रिज है। अवाम के दरमियान तो खुदा ना खास्ता नहीं है। नहीं, अवाम का तो, क्योंकि अवाम का और आपके रास्ते के दरमियान तो ना पुल सरात है, जो उस पर जाता है ना नीचे ही गिरता है, पहुंच नहीं पाता बात के दफ्तर तक। वो 90% जो आप बता रहे हैं ना, हो सकता है आपके कागजों पे होती हो, लेकिन मुझे तो आज तक कोई ऐसा शहरी नहीं मिला जो किसी बिल्डर के खिलाफ शिकायत लेके गया हो और उसकी शिकायत करना अदाला हो गया हो। यही वजह है कराची के अंदर बिल्डर को बिल्डर माफिया कहा जाता है। माफिया, आप लोगों की लफ्ज़ इस्तेमाल होता है माफिया। आप माफिया हैं? जी, मैं आपको 2 बात बताऊं। देखिए, ये जो मैंने कहा ना 80 से 90% काम हो जाते हैं लोगों के, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये नैब की रिपोर्ट मौजूद है। अच्छा। सो नैब मेरे लिए रिपोर्ट नहीं बनाएगी,
नैब हमारे पास कंप्लेन भेजती है और जो उसमें रिड्रेसल्स होते हैं वो कितने होते हैं उनके पास मौजूद है। दूसरा देखिए, आबाद क्या करता है, आबाद के मेंबर हाउसिंग प्रोवाइड करते हैं, डॉक्टर क्या करता है, आपका इलाज करता है, उसके पास डिग्री होती है इसलिए उसको डॉक्टर कहा जाता है। और जो बगैर डिग्री के इलाज करता है शायद उसकी भी सोच वही होती है कि किसी को बेनिफिट दें, वो क्वैक कहलाता है। सो जो हम काम करते हैं, हमारे पास NTA नंबर है, हमारे पास बिल्डर लाइसेंस है, हमारे पास आबाद की मेंबरशिप है, हम बिल्डर हैं, और जिन लोगों की आपने बात की वो पोर्शन माफिया है। सो दैट इज द डिफरेंस। वो बगैर अप्रूवल के काम करते हैं, हमें 17 अप्रूवल लेनी पड़ती है प्रोजेक्ट लॉन्च करने से पहले। अच्छे बुरे हम में भी होंगे। आई डू नॉट रिप्रेजेंट एंजल्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। अच्छे बुरे हर जगह हैं। बुरे तो मैं बहुत सारे जानता हूँ, अच्छे का कोई 2-4 का नाम बताएं आप। ये तो नाम लेना मुनासिब नहीं होगा, मुझे आप 2-4 बुरों के नाम बता दीजिए। आपको जितनी शिकायतें यहाँ पे रूफी बिल्डर्स के बारे में आपको पता है, जितनी शिकायतें यहाँ किंग्स बिल्डर के बारे में आपको पता है, जितनी शिकायतें JFC के बारे में आपको, JFC में तो मैं ख्याल शिकायत का अदालत करने का भी आपको इख्तियार नहीं होगा, है क्या इख्तियार आपको? जी है, इख्तियार है आपको। अगर आप कंप्लीट कर लिए तो मैं आपको नाम दूं। जितने बिल्डर बोलेंगे इनकी शिकायतें देखिए, आप मुझे बता दें, आप ये कह रहे हैं कि मेरे अंदर वो इस वक्त इतनी हिम्मत नहीं कि मैं अच्छे का नाम ले सकूं, मतलब बुरे का नाम तो आप सुन रहे हैं, अच्छे मैं आपको जवाब दे दूं ना। देखें, आपने पहला लिया रूफी बिल्डर, रूफी बिल्डर को हम सस्पेंड कर चुके हैं, रस्टिकेट कर चुके हैं। ही इज नो मोर अ मेंबर ऑफ आबाद बिकॉज ऑफ द लॉट्स ऑफ कंप्लेंट्स वर देयर एंड दे कुड नॉट, वो उसको ऑनर नहीं कर सके या उसको हल नहीं कर सके। आपने कहा किंग्स बिल्डर और GFS का नाम लिया। देखिए, आबाद एक इलेक्टेड इदारा है, आबाद का काम है कैरेट एंड स्टिक से चले। अगर जैसे मैंने आज रूफी को सस्पेंड कर दिया और मैं इस तरह तमाम मेंबर्स को निकाल दूं तो फिर लोगों के मसाइल हल नहीं होंगे। सो वी हैव टू टेक इट फॉरवर्ड इन अ वे ताकि लोगों का कंक्लूजन ऐसा हो कि उनकी आसानियां हो। कोई ऐसा बिल्डर है जिसने जिस कमिटमेंट पे, जो आपकी मेम्बरान में कोई जिसने जिस कमिटमेंट पे अपनी जगह बेची हो, फ्लैट बेचा हो, मकान बेचा हो, प्लाट बेचा हो, उसी कमिटमेंट पे, पैसों की कमिटमेंट पे आखिर वक्त तक काम करता रहो? मैं बैठा हूँ आपके सामने, आप बता दें कोई कंप्लेन है तो मेरी। नहीं, आपके अलावा आप तो हैं, मैं तो लीडर है। मैं नहीं, बात ये है, बहुत से लोग हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। देखिए, मैं नाम लेना इसलिए किसी का लूँ और किसी का नहीं लूँ तो वो मेरे लिए मुनासिब नहीं है। आपकी सियासत पे फर्क पड़ सकता है? सियासत में नहीं, खिदमत पे फर्क पड़ सकता है। पंजाब में तामीराती सनत जो है ना बनप रही है, कराची में नीचे नहीं जा रही, तबाह हो गई, तबाह बर्बाद हो गई। आप आबाद के चेयरमैन हैं, लोग बोलते हैं आप जिम्मेदार हैं। आबाद क्या कर रही है? और तामीराती सनत से डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरे ख्याल में सैकड़ों इंडस्ट्रियाँ जुड़ी भी होती हैं। और कराची जो एक ज़माने में तामीराती सरगर्मियों का सबसे बड़ा मरकज़ होता था, आज वहाँ ये सनत चैप्टर क्लोज और सब कुछ आपके दौर में हुआ है। देखिए, बात यह है कि अच्छी बात आपने की, पंजाब तो पूरा पनप रहा है। कराची यूज्ड टू बी दी पेरिस ऑफ एशिया एंड दिस इज द 3rd डर्टीएस्ट प्लेस्ड सिटी ऑफ द वर्ल्ड नाउ। सो ये भी मेरे टेन्योर में यकीनन हुआ होगा, ये भी आबाद ने किया होगा। देखिए, हमारे इदारों की, हमारे इलेक्टेड लोगों की कराची पे वो दिलचस्पी नहीं है जो कि होनी चाहिए। मेरा अपना तजुर्बा ये है कि what people expect from Karachi is to do business and share their part of the revenue in the national and provincial exchequer। तभी तो SRB का 90 या 96% कराची देता है और पूरे पाकिस्तान का 60 से 65% वो कराची देता है जो रोज़ ब्लीड कर रहा है। आई एम विथ यू ऑन दैट पॉइंट, रोज़ ब्लीड कर रहा है। जो आपने कहा कि हमारा, देखिए, हम तो अगर फर्ज करें हमारा मेंबर का एवरेज अप्रूवल बिल्डिंग कंट्रोल में 300 से 500 बिल्डिंगें हैं साल की, हाई राइज बिल्डिंग्स की बात कर रहा हूँ। जबकि जो ये अनऑफिशियल जो काम कर रहे हैं, इलीगल काम कर रहे हैं, अनऑथराइज कर रहे हैं, दे आर 10 times more than what we are। सर, मैं अनऑथराइज पे आगे चल के बात करूंगा। इस वक्त आप तामीराती सनत का बताएं, ये जो कराची में तबाह बर्बाद हो गई, इसके असबाब क्या है और इसका जिम्मेदार कौन है? स्पेसिफिक बताएं भाई, ये कैरेक्टर हैं जिन्होंने वजह से इस शहर की जो है तामीराती सनत जो है तबाह हुई। देखिए, मेरे हिसाब से आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया और उसका जवाब स्ट्रेट अवे ये है। देखिए, तामीराती सनत के लिए रॉ मटेरियल ज़मीन है, ठीक है। 1947 से कानून ये है कि सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अपनी 125 गज से ऊपर की कमर्शियल लैंड ऑक्शन करेगा, जिससे खरीदार जो चाहे उसमें पार्टिसिपेट करेगा और एक क्लियर टाइटल का लैंड लेगा।
आज तक एक ऑक्शन नहीं हुआ। इट्स 70+ ईयर्स, एक ऑक्शन नहीं हुआ। सो इसमें जो काम करने वाले थे आहिस्ते 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 निकल गए क्योंकि वो अगर आउटस्कर्ट में ज़मीन लेते हैं तो वो ज़मीन बनाते हैं या बना रहे होते हैं, वो बोलते हैं ज़मीन 2 नंबर है, ये तो अलॉट हो ही नहीं सकती थी, नैब का केस आ जाता है। शहर में ज़मीनों के इतने रेट हो गए हैं क्योंकि नॉन सप्लाई की वजह से। सो क्लियर टाइटल ऑफ लैंड आपको लाना पड़ेगा, जिसको कॉर्पोरेट इदारे भी फाइनेंस करेंगे, अपना इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, बैंक्स भी आएंगे। आपको ट्रांसपेरेंसी कारोबार में लानी पड़ेगी। जो आप कह रहे हैं ना कारोबार ख़त्म हो गया है, इसकी बहुत बड़ी वजह मैं अपने लोगों को भी समझाता हूँ कि ये कारोबार नॉन ट्रांसपेरेंसी पे है, नॉन ट्रांसपेरेंट हो गया है। एक होता है ब्लैक, एक होता है वाइट, इसमें बहुत बड़ा ग्रे का एरिया है। यानी ट्रांजैक्शन होती कुछ है, रिपोर्ट कुछ होती है, बनता अप्रूवल होता कुछ है, बनता कुछ है। सो जब तक आप ट्रांसपेरेंसी नहीं लाएंगे और इम्पार्शियल अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे, देखिए ना, ये नहीं हो सकता है तो कौन करें ना आप, हम नहीं कर सकते ना। देखिए हम वी आर नॉट द रेगुलेटर्स, रेगुलेटर्स का काम है ये। रेगुलेटर्स का काम है कि लीगल काम को आसान करें। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का रेगुलेटर कौन है? बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी रेगुलेटर है। इस्लामाबाद में CDA है, लाहौर में LDA है, रावलपिंडी में आपने जो इस वक्त नक्शा खींचा है तो इसका मतलब ना ही समझे ना। नहीं, देखिए बात यह है कि मैं आपको बताऊं, कुछ 100 साल तक तो इसका मतलब कराची में आप हमारे हवाले कर देना रेगुलेटर। मैंने तो अब बिलावल साहब को लिख के दिया है कि आप हमें रेगुलेटर बना दें। अच्छा। हम देखते हैं फिर कैसे अगर कोई बिल्डिंग अप्रूवल के खिलाफ बनती है, हम देखते हैं। ये जो आज जंगल बना हुआ है, इसका कौन जिम्मेदार है? देखिए आप और हम इसी शहर में पैदा हुए, यहीं बड़े हुए, यहीं रहते हैं। जितने आप सफ़र कर रहे हैं ना, उतने हम भी सफ़र कर रहे हैं। जितनी आपको तकलीफ है, अगर उससे ज़्यादा नहीं तो उतनी तकलीफ हमें भी है। आपको किस बात की तकलीफ है? इस शहर का जो हाल है, आप निकले ना, इससे बड़ा क्या लॉस हो सकता है कि हम आई एम इनटू दिस बिजनेस। ये जो तकलीफ है उसके अगर 10 में नुकात देखूँ तो एक तकलीफ में आप शामिल हैं, आपसे मतलब बिल्डर शामिल है। तो ये जो तकलीफ ही आपसे, आप बोल रहे हैं आपको भी तकलीफ है। मैं आपको बताऊं, देखिए हम बिल्डर है ना, 60 साल से इस कारोबार में है। माई एज इज 50, बट हमारी इससे पहले जनरेशन भी इस कारोबार में थी। कहने का मकसद है, अगर हमारी 3rd जनरेशन ये कारोबार करने को तैयार नहीं है, सो देयर इज सम फॉल्ट लाइन। हमारी गुडविल डेवलप हुई है, प्रोजेक्ट डिलीवर हुए हैं, काम किए हुए हैं, ज़मीनें हमारे पास हैं। सो व्हाई इज द नेक्स्ट जनरेशन नॉट कमिंग? प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये कहीं ना कहीं इतने मसाइल हो गए हैं, इतने लोग इसमें घुस गए हैं, एंड आई वुड से क्रिमिनल्स भी घुस गए हैं, जिसकी वजह से क्रिमिनल पे घुस गए और नॉन प्रोफेशनल लोग घुस गए। मैंने आपका लोगों से बात की ना, इसको आपने पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं लेना। इमेज क्या है, मैं आपको उस पर बात करना चाहता हूँ। उनका कहना ये है कि 10 से 12 साल हुए आपका ग्रुप आए हुए। ठीक है, जब से आपका ग्रुप आया है ना, जब से कराची के अंदर जो है ना पोर्शन माफिया ताकतवर बना है, और आपके ग्रुप ने बहुत कम पैसों के लिए, चंद अफराद ने अपने पैसों के लिए इस शहर में रियल एस्टेट को तबाह बर्बाद किया। वो लोग आपको ज़िम्मेदार समझते हैं कि आपने अपनी लाइनें सीधी की, पोर्शन माफिया को जो है वो आपने जो है परमान चढ़ाया। SBCA में आपके मामला सही होते हैं, बाकी शहर में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह बिल्डर्स को, वो आगे सवाल भी पूछता हूँ आपसे, जिस तरह SBCA में बिल्डर को सिस्टम के नाम पे डील किया जाता है, वो कहते हैं कि आबाद जिम्मेदार है। और ख़ासतौर पे 12-15 साल का जो पीरियड है, उस पीरियड को जिम्मेदार करा, बोले उससे पहले सब कुछ नहीं हो रहा था, आपके आने के बाद हुआ है। 12 साल से हमारा ग्रुप है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये भी आप समझें, सोसाइटी पिछले 12 साल में बतदरीज और आते नीचे लेवल गिरता जा रहा है। तीसरी बात जो आपने कहा ना, देखिए वो जो पोर्शन माफिया इज़ आवर कंपेटिटर। मैं बिल्डिंग बनाता हूँ, ऑफिशियली 17 अप्रूवल लेता हूँ, 5 साल लगते हैं मुझे बिल्डिंग बनाने में। पोर्शन माफिया 6 महीने में बिल्डिंग बनाता है, ना कोई अप्रूवल लेता है, ना ज़मीन ट्रांसफ़र कराता है, ना कोई आर्किटेक्ट हायर करता है, ना कोई इंजीनियर हायर करता है, ना कोई मयारी मटेरियल लगाता है। सो जो चीज़ मैं फ़र्ज़ करें 2 करोड़ में बेचता हूँ, वो तो 70 लाख रुपए में बेचता है। सो मैं उनको कैसे परवान चढ़ा सकता हूँ? मैं उनको कैसे सपोर्ट कर सकता हूँ? मेरा कारोबार बंद करने में उनका रोल है। लोग देखें, लोग फाइनेंशियली टायर्ड हैं, वो बोलते हैं जहाँ से सस्ता मिले वहाँ से ले लो। आबाद वाले कह रहे हैं कि आपका कारोबार बंद नहीं हुआ, आपके मेम्बरान का हुआ है। 2-4 लोग जिनका कंट्रोल है ना आबाद पे, उनका कारोबार तो चल रहा है, पनप रहा है, लेकिन दीगर मेम्बरान ये अगर 1200 मेंबर एक मिसाल और भी देते हैं जी, वही कहते हैं कि आपके 12 साल में
आबाद में बाकायदा पहले इलेक्शन होते थे, दुनिया को मालूम चलता था इलेक्शन हो रहे हैं। 12 साल से आबाद के अंदर एक ऐसी मोनोपोली कायम हो गई है। और मैं चलो और खुल के बोल देता हूँ, वो कहते हैं कि मेमनों की जो है इमदाद 27 मामी बन गई है ये आबाद जो है। देखिए बात ये है कि हर साल इलेक्शन होते हैं, अगर कोई सामने नॉमिनेशन फाइल करे तो हम इलेक्शन लड़े ना। आप अब इस साल बन जाए मेंबर, नॉमिनेशन फाइल करें, यू विल हैव इलेक्शन। मेरे पास भी इतनी जगह आ जाए, प्लॉट आ जाए, मेंबर बन जाऊं। मैं आपको मैं इस लाइन में आ गया तो मैं तो आपको ही वोट दूंगा। मैं आपको प्लॉट दे देता हूं, मेरा पावर, आप बन जाए मेंबर। देखिए हमें भी हैव टू बी रियलिस्टिक। एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, अगर उसमें सामने से कोई नॉमिनेशन फाइल करेगा तो इलेक्शन होगा। इलेक्शन अगर कोई नॉमिनेशन ही नहीं फाइल करता, ये बात जो है ना नवाज शरीफ साहब भी कहते हैं, ये बात जरदारी साहब भी कहते हैं, ये बात इमरान खान भी कहते हैं, कोई सामने नहीं आता इसलिए लोग जीत जाते हैं। आप भी ये तो प्राइवेट सेक्टर है, आपका तो असल में कंट्रोल हो गया ना असल में। नहीं तो अब कह रहे जाली मेंबरशिप की लिस्ट है आपके पास। मुझे इसमें से 3 बता दें जाली मेंबर कौन है। और दूसरी बात जो कहते हैं कि मेमन इसमें मेजॉरिटी है, सो इस कारोबार में मेमन है मेजॉरिटी में, और मेमन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी है, दे कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी। इस बात पे इनकार तो मतलब अगर हम सिर्फ एक कम्युनिटी को पॉइंट आउट करेंगे तो आई डोंट थिंक सो दैट इज द राइट वे टू मूव फॉरवर्ड। ठीक हो गया। और मैं खुद भी मेमन नहीं हूँ, आई एम चेयरमैन आबाद एंड आई एम 4th या 5th टाइम ऑफिस बेरर आबाद, 2nd टाइम चेयरमैन। तो ऐसा नहीं है। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि आप तो मोहसिन शेखानी के दौर में आपके खिलाफ जो है वो कोई कंप्लेन आई थी, उस कंप्लेन का जवाब देने के लिए आपको वहाँ आबाद के ऑफिस गए थे। वहाँ मोहसिन शेखानी की जो है ना हुस्न नज़र वो आपके ऊपर पड़ी, और उसके बाद जो है फिर आपकी जो है लॉटरी खुल गई। अच्छा, मोहसिन शेखानी की भी खुल गई, आपकी भी खुल गई। बात ये है ऐसे हुआ था क्या? नहीं, मैं आपको बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अभी तक कोई कंप्लेन नहीं आई आबाद में। और जब मैं मोहसिन शेखानी से मिला था तो वो पहला इलेक्शन था 2013 या 14 का, उस वक्त मेरी मुलाकात हुई थी और मैं फिर REC का मेंबर बना था। मोहसिन भाई हमारे बड़े हैं, हम सब उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, वो इंडस्ट्री को लीड करते हैं। और देखें ये जो मौजूदा जो सूरत हाल है उसको वही लीड कर रहे हैं। 2000 बिजनेसमैन, हाई नेटवर्थ। अलीम खान हमारे मेंबर हैं, एजाज गोहर हमारे मेंबर हैं, साद रफ़ीक हमारे मेंबर हैं, यू नेम इट। उनको लीड करना, एक पेज पे लाना, आई थिंक क्रेडिट शुड बी गिवन वेयर इट इज़ ड्यू। सो ये मोहसिन भाई की क्रेडिट है कि वो सबको मिला के गुलदस्ते की तरह लेके चलते हैं। अच्छा, वो एक सवाल रह गया, बिल्डर्स को बिल्डर माफिया क्यों कहा जाता है? मैंने आपको कहा ना कि हम डॉक्टर्स भी वही काम करते हैं, इलाज करते हैं, और क्वैक्स भी वही करते हैं। हाँ। सो ये बिल्डर माफिया नहीं है, ये जो आप बात कह रहे हैं ये है पोर्शन माफिया। अच्छा जी, ठीक है। तो आबाद में रजिस्ट्रेशन के बगैर कोई बिल्डर तामीरात कर सकता है? कानूनी पब्लिक सेल प्रोजेक्ट नहीं कर सकता, और अगर कर रहा है तो वो इलीगली कर रहा है। जैसे कराची में जो पोर्शन बन रहे हैं, तो आप एक प्रोफेशनल जो है बिल्डर है, आप प्रोफेशनल बिल्डर्स की तंजीम को चला भी रहे हैं, यानी कि उनके कारोबार के मुहाफिज भी हैं बिल्डर्स के। तो जो कराची में गैर कानूनी जो पोर्शन बन रहे हैं, कभी आपने वो लिस्ट बना के पूरी A to Z कभी आपने SBC को दी? देखें, कराची में जितनी इलीगल बिल्डिंगें बन रही हैं, जितने पोर्शन बन रहे हैं, हमारा काम है हम इदारों को, हुकूमत को सेंसिटाइज करें। चूँकि उसमें इतने बड़े क्रिमिनल्स इन्वॉल्व हैं, अगर आप कहेंगे मैं अपने ऑफिस के किसी स्टाफ को भेजूँ वो लिस्ट बनाने, सो आई कांट डू इट। मतलब नहीं जी ना, इसमें नहीं, आई कांट। मैंने सेंसिटाइज किया है, हर TV चैनल मतलब बात की है कि ये अभी जैसे ही बिल्डिंग गिरी, सो वी डिड आवर जॉब। आपका काम क्या है? आपका काम ये है कि हकीकत को सामने लाना। बख्शी भाई, आप अपने अल्फाज पे गौर करें। आप ये कह रहे हैं कि मैं लिस्ट बना के इसलिए नहीं देता कि वो इतने क्रिमिनल है कि आपको डर लगता है उनसे, आप खौफजदा होते हैं उनसे। मुझे डर नहीं लगता, मैं कोई लिस्ट बनाने खुद नहीं जाऊंगा। मैं यकीनन स्टाफ को भेजूंगा, बट दैट इज नॉट माई जॉब। ट्राई टू अंडरस्टैंड। हर एक का काम है, मेरा काम है अगर कोई गलत हो रहा है तो उसको सेंसिटाइज करूं, जिन लोगों का जिनका काम है उनको रोकना या पकड़ना। आपके कारोबार पे ये लोग हमलावर हैं, ये आपके हिस्से की रोटी खा रहे हैं जी, ये आपका बिजनेस जो है ना हड़प कर लिया बकौल आपके पोर्शन माफिया की वजह से असल बिल्डर्स को नुकसान पहुंचा जी। तो ये तो आपकी जिम्मेदारी होगा, अव्वलीन है, मुहाफिज है आप आबाद के चौकीदार हैं, आप उस घर की आपने चौकीदारी करनी है, तो आपका तो जिम्मेदारी है उसको आप पाबंद है। आप बोलने के मैं देख लूंगा, बस बात कर लेता हूं। मैंने ये बात ही नहीं की, मैंने कहा कि मैंने उसको हर फोरम पे सेंसिटाइज किया है। मैंने यहाँ तक CS को लेटर लिखा है कि ये जो काम हो रहा है इसकी अगर कहीं FIR कटनी चाहिए तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे आती है। लिस्ट नहीं बनाई आपने? लिस्ट मैंने नहीं बनाई, मैं नहीं बना सकता इतने बड़े शहर की।
किसी मैं कराची का आबाद का चेयरमैन नहीं हूँ। हाँ। मैं पूरे पाकिस्तान का आबाद का चेयरमैन हूँ। सो अगर ये मैं करूँगा तो शायद जैसे वो सेंसस में 50,000 5 लाख लोग एम्प्लॉय होते हैं ना, और 25 अरब रुपए या 50 अरब रुपए एलोकेट होते हैं। आज के इस पॉडकास्ट के बाद जो है जितने भी पोर्शन माफिया है उसके लिए नवीद सैर है कि आबाद को कोई टेंशन नहीं है, वो आपको पॉइंट आउट नहीं करेगी, हम एक जनरली बात करते रहेंगे, आप अपना काम करते रहो। नहीं देखिए, ये प्लीज समझे, ये रेगुलेटर का जॉब है, दे आर बीइंग पेड फॉर इट, इट इज नॉट माई जॉब। समझ, मेरा जॉब है टू प्ले अ रोल ऑफ ब्रिज बिटवीन द प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर। अच्छा एक बात बताएं, आपकी बात साइड में, आप तो बात के चेयरमैन हैं, आप आम बिल्डर से जो है ना उस पर आला और रफा मुकाम पे, आपका जो आम बिल्डर है उसके कागजात मुकम्मल होते हैं, वो HBC में रिश्वत देता है? रिश्वत के बगैर पाकिस्तान में कौन सा काम होता है, आप वो बता दें। अच्छा ठीक हो गया। 1000 गज का प्लॉट है, मिसाल ले लेते हैं हम नॉर्थ नाजिराबाद की, उस पर 22 मंजिला इमारत की अप्रूवल चाहिए, HBC में कितनी रिश्वत जाएगी? मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ रेट रहते हैं। आजकल क्या रेट चल रहा है? आजकल तो मेरे ख्याल में फॉर लास्ट वीक 10 days 20 days काम बंद है, बट मैं ये समझता हूँ कि कम अज़ कम तमाम मिला के जो इसकी प्रोसेसिंग कॉस्ट आएगी 8 से 10 मिलियन आएगी। 8 से 10 मिलियन, 1 करोड़? सर 1 करोड़ में तो मैं आपको 10 नक्शे देता हूँ उसके 1000 गज के, आप 1 करोड़ में आप तो करवा देंगे। जो मार्केट में आपको पता है रेट क्या, जब तो HBC इतनी रिश्वत लेती है, लोग कह रहे हैं कि बिल्डर कम कमा रहा है और HBC वाले ज़्यादा कमा रहे हैं। वो हालत अब नहीं है। देखिए, जब से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए थे और उसके बाद बहुत सारी चीज़ों पे काफ़ी कंट्रोल हुआ है। जो हकीकत बात है ना, मुझे हकीकत बात कहने में कोई हर्जा नहीं है। पहले ये शायद 40 मिलियन होता था, अब प्रोसेसिंग कॉस्ट अब ये 8 से 10 मिलियन रह गई। आर्मी चीफ के आने से रिश्वत खत्म नहीं हुई, कम हो गई? नहीं, देखिए कोई भी चीज़ फौरन ख़त्म नहीं होती, दुनिया के फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में भी। अच्छा एक और भी इशू है आपका, ये सिस्टम की, आपके शोबे में ना सिस्टम बड़ी बात होती है, ये सिस्टम है क्या? सिस्टम वो है कि किसी को किसी जगह तैनात करता है, हाँ। किसी को किसी जगह प्रमोशन दिलवाता है, अच्छा। किसी को किसी जगह डिमोशन दिलवाता है। हाँ। सिस्टम है वो जो आपकी फाइल चाहे तो 3 दिन में करवा दे और ना हो तो 6 महीने में नहीं रुकवा के रखे। दिस इज सिस्टम। तो इस सिस्टम को कराची के अंदर या सिंध के अंदर कौन चला रहा है? सिस्टम को वो अहलकार चला रहे हैं जो इस पोजीशन पे हैं कि किसी को ट्रांसफ़र कर सकें, हाँ। किसी को प्रमोट कर सकें, हाँ। किसी को डिमोट कर सकें, किसी को सस्पेंड कर सकें। अच्छा। ये वो लोग हैं। आपके ताल्लुक आते हैं सिस्टम वालों से, जान पहचान है, सलाम दुआ? अब मुझे नहीं पता कि सिस्टम वाले कौन हैं, बट जो हैंड एंड ग्लव्स लोग हैं मैं सबसे मिलता हूँ। अच्छा। सबसे मिलता हूँ। अच्छा जी, वैसे आपकी सलाम दुआ मेरी सबसे, मैं बोलता हूँ ना, मैं सबसे मिलता हूँ, मैं आई मीट एवरीबडी। तो आप अपनी फाइलें सिस्टम के जरिए करवाते हैं या डायरेक्ट करवाते हैं? नहीं, मुझे तो कभी अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ी, सिस्टम की नहीं पड़ी, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। तो सर ये तो फिर जाती वाली बात, आप बैचियत आबाद के चेयरमैन, आपको स्पेशल प्रोटोकॉल मिल रहा है, आम बिल्डर का काम बगैर सिस्टम के नहीं हो रहा, आपका काम बगैर सिस्टम के हो जाता है। मैं आपको ये कह रहा हूँ, मैं तो आबाद का चेयरमैन 10 महीने पहले बना हूँ ना। उसके अलावा भी देखें, अगर आपको अपनी फाइल खुद करानी है ना, उसका बहुत आसान तरीका है। देन यू नीड टू मूव टेबल टू टेबल। आपको आपकी फाइल चलानी है और आपको स्टैंड लेना है। देखिए, माफ़ करना, हमारे कारोबारी लोग करते क्या है, हमारी भी गलती है। वो बोलते हैं यार 1 अरब रुपए का प्लॉट है ना, अगर ये 6 महीने लेट होगा तो फाइनेंशियल इंटरेस्ट इसका 6 करोड़ रुपए लग जाएगा। बिल्कुल सही है। तो 1 नहीं 1.5 करोड़ रुपए दे दो, करवा लो। बिल्कुल सही भाई। So वो दैट इज वन ऑफ द रीजन। सिस्टम जमीनों पे भी कब्जा करता है। एक दफा मैं आपके प्रोग्राम की वीडियो देखा था, मेरे ख्याल IG सिंध थे या नैब के चेयरमैन थे, आपके मेमरान ने काफी शोर मचाया था। IG सिंध पे भी करवाया, शोर मचाया था, और नैब के उस पर भी बात हुई थी। तो इस वक्त कराची में बिल्डर्स की कितनी ज़मीनों पे कब्जा हुआ है? बिल्डर्स की बहुत सारी ज़मीनें कब्जे में हैं, बट सिंस लास्ट, फिर अगेन मैं कहूँगा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की विजिट के बाद ये नए कब्जे रुक गए हैं। और पुराने खाली हुए? पुराने खाली होने में कुछ जो ऐसे टुच्चे थे ना, उन्होंने तो खाली कर दिए हैं, करवा दिए। इतना बड़ा कौन सा आदमी आ गया जो आर्मी चीफ से भी बड़ा है? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, बट कुछ इतना ऑर्गेनाइज्ड कब्जे किए हुए हैं। यानी आपका प्लॉट है, आपके लोगों को उठाया, मैंने अपने लोगों को बिठा दिया और वहाँ से फाइल के पेपर भी चेंज कर दिए। सो वो चीज़ें सही होने में टाइम लगेगा, जिसमें अभी पिछले ही हफ्ते मिनिस्टर साहब ने ऑर्डर किया कि एंटी करप्शन की FIR काटें उन अफसरान के ख़िलाफ़ जो
जिनकी निशानदेही हो गई है कि उन्होंने पेपर चेंज किए। मतलब इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, पाकिस्तान को इस वक्त इंतजामी मामला में चलाने में फ़ौज काफ़ी मदद कर रही है, तो थोड़ा सा आप इस तफसील से बताएं कि आपने जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, फ़ौजी लीडरशिप है, उससे जो बिल्डर्स के मसाइल हैं शहर के हवाले से, वो क्या गुफ्तगू की और उनका जो है ना रिस्पांस क्या था और अब तक उसका क्या इम्पैक्ट आ चुका है। मैं 3 सवाल है कि एक आप लोगों ने क्या सूरत हाल उनको बताई, उनका क्या रिस्पांस आया आपकी गुफ्तगू बफौरी, और उसका अब तक क्या आपके पास पॉजिटिव इम्पैक्ट है। इसका पहला एक जवाब मैं ये दे दूँ, जब मैं भी आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिला हूँ, मुझे उनकी ईगरनेस इतनी लगी कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में और बिलखुसूस कराची में इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े और उसको बढ़ाने के लिए, उसको चलाने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए जायज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी वो हर कदम तक जाने के लिए तैयार है। दैट इज़ द मोस्ट पॉजिटिव पार्ट ऑफ आर 2-3 मीटिंग विद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। उनकी मुलाकात से क्या इम्पैक्ट हुआ, जैसे मैंने ये कहा कि जो बदमाशी से काम हो रहे थे, धड़ल्ले से, वो बहुत सब्सिडाइज हो गए और इंशाल्लाह उम्मीद है ही इज़ कमिंग नेक्स्ट वीक एज वेल या नेक्स्ट मंथ आ रहे हैं। सो ये चीज़ें मैंने उनको एक रिक्वेस्ट की थी कि अगर इफ़ यू वांट टू सी अ रियली पॉजिटिव इम्पैक्ट, इट हैज़ टू बी अ कांस्टेंट हैमरिंग। ये नहीं होगा कि आप एक बार आएंगे और 6 महीने चले जाएंगे, और ये कांस्टेंट, जब से दुनिया बनी है ना, अच्छाई और बुराई की जंग चल रही है, इसको लड़ना पड़ेगा। ठीक है, इसको मेरे बाद भी जो चेयरमैन आएगा आबाद पे, ही हैज़ टू स्टैंड अप एंड फाइट। अगर वो बोलेगा नहीं यार आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस, देन इट विल फॉल फ्लैट ऑन आवर फेसेस। सो इम्पैक्ट क्या हुआ, जैसे मैंने आपको कहा कि पहले शायद 40 मिलियन होता था कॉस्ट, अब वो 10 मिलियन हो गया। अच्छा, एक बात ये बताइए कि सारी जो आप एफर्ट्स कर रहे हैं, अगर आपसे कहा जाए कि आप एक ड्यूरेशन बताइए, कराची में जो 2 साल से या 3 साल से रियल एस्टेट की मार्केट बिल्कुल बैठी पड़ी है, ये कब से इसके अंदर जो है ना एक करंट पैदा हो जाएगा और दोबारा से ये खड़ी हो जाएगी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त जो ये आपका ऐसा बयान होगा जो आपकी इस पूरी मार्केट पे एक असरअंदाज होगा। पर मैं इस पे हकीकत, देखें, मैं वो वाला नहीं बयान दूंगा स्टॉक एक्सचेंज वाला, मैं आपको हकीकत पे मबनी दूंगा। देखिए, लोगों के पास पैसा है, जेन्युइन डिमांड है, जेन्युइन डिमांड है मकानों की, यहाँ आर्टिफिशियल डिमांड नहीं है दुबई जैसी। हाउएवर वी आर हैविंग अ वेरी टफ टाइम फ्रॉम दुबई, अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मूविंग आउट ऑफ पाकिस्तान। मैं ये समझता हूँ कि आपको पॉलिसी में कंसिस्टेंसी देनी पड़ेगी और आपको आउट ऑफ वे जाके प्राइवेट सेक्टर के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। ये कैसे खड़ा होना? अगर कोई गलत है तो वो उस चीज़ को सीधा करना पड़ेगा। अभी तो फौज खड़ी है ना? नहीं, बट ये 6-4 महीने का डिस्कनेक्शन नहीं चाहिए। अच्छा, इट हैज़ टू बी ऑन अ मंथली बेसिस। देखिए, तो इसका इम्पैक्ट कब तक आएगा? एक बिल्कुल अगर एक लाइन में आपसे कहा जाए कि भाई 6 महीने के बाद इस शहर के अंदर जो है रियल एस्टेट मार्केट दोबारा से जो है धूम धड़के के साथ खुलने जा रही है। मुझे तो जब ये इंटरेस्ट रेट 11% हुआ ना, मैं आई वाज वेरी होपफुल। बहुत से लोगों का था। हाँ, बट सरप्राइजिंगली जो डिपॉजिट 27 बिलियन थे वो आज 28 बिलियन हो गए, और 27 ट्रिलियन थे 28 ट्रिलियन हो गए। सो वो जो आपने पब्लिक को सूद खाने की, ईजी मनी की आदत लगा दी है ना, वो इतना आसानी से नहीं निकलेगी। अच्छा, एक और भी रीज़न लोग कह रहे हैं कि लोग जो है ना, जो इस वक्त स्टॉक मार्केट है, इसमें आप बहुत लोग पैसे लगा रहे हैं, फिर सोने पे पैसे लगा रहे हैं, फिर डॉलर पे पैसे लगा रहे हैं, फिर दुबई यहाँ का पैसा बहुत मुंतकिल हो गया। ये कराची की स्टॉक मार्केट तबाह होने, जो कराची की जो रियल एस्टेट एक सबब है, आप मानते हैं इस बात को? इसमें एक और बड़ा रीज़न है विच यू मिस्ड आउट, ये जो हमारे FBI की ओवर डॉक्यूमेंटेशन। और FBI ने जो, मतलब अभी आप पाकिस्तान में 10 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी लेंगे तो यू नीड टू बी अ फाइलर, then you need to be an eligible filer, then you need to have significant resources, then you need to have declared that amount in last year in cash and cashable, और फिर आपको एक अफसर से NOC लेनी है। दुनिया की किसी भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री और थर्ड वर्ल्ड कंट्री में ये नहीं होता। हमने शब्बर जदी साहब के साथ पॉडकास्ट की और बड़े तमतराक से और बड़े फ़ख्र से बोलते हैं कि कराची में रियल एस्टेट की मार्केट बैठी है तो ये मेरा क्रेडिट है। बोलते हैं कि ये, और ये बिल्कुल सही बैठी है, इसको बैठना चाहिए था। वो कहते हैं कि दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पे जो है सरकारी रेट पे जो है टैक्स होता हो। वो कहते हैं ट्रांजैक्शन, और लॉजिकल बात में दम है, बिल्कुल सही बात है, ट्रांजैक्शन के ऊपर टैक्स होता है। ये कराची वाहिद है, पाकिस्तान खास तौर पर कराची एक वाहिद शहर है। मिसाल के तौर पर इधर आपका स्कीम 33 में एक 400 गज पे प्लाट की कीमत है 5 करोड़ रुपए, लेकिन उसका जो सरकारी रेट बनेगा वो बनेगा 22 लाख रुपए।
तो जो टैक्स दिया जाएगा वो 22 लाख रुपए दिया जाएगा। दुनिया में जो ट्रांजैक्शन हो रही है प्लाट की वो उस पर टैक्स होता है। ये बात तो उनकी सही है, इसमें दो राय नहीं है, पर मैं ऐड करना चाहूँगा, शब्बर भाई ने इस इंडस्ट्री को जितनी हेल्प की है ना, व्हेन ही वाज चेयरमैन एफबीआर और इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, शायद ही कभी किसी एफबीआर के अफसरान ने इतनी हेल्प की होगी, जेन्युइन हेल्प। कानून इतना आसान बना दिया कि सबको अपनी टैक्स लाइबिलिटी पता थी, सबने पे 72 साल में इतने कलेक्शन नहीं हुआ होगा जितना उस पॉलिसी से हुआ। दूसरी बात जो आपने कहा ना कि ट्रांजैक्शन होती है 5 करोड़ रुपए की और वो रिपोर्ट होती है 50 लाख या 20 लाख रुपए की, मेरे भाई अगर आप ट्रांसफ़र पे 40% टैक्स लगाएंगे, आपसे 1.5 घंटा दूर दुबई है, 1.25 घंटा दूर 4% ट्रांसफ़र टैक्स है। इंडिया आपसे बॉम्बे 2 घंटा दूर है, 4% टैक्स है। ये भी तो देखिए आप, मतलब आप, मैंने आपको कहा ना, ओवर टैक्स्ड एंड ओवर डॉक्यूमेंटेड, नोवेयर इवन इन द फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री और थर्ड वर्ल्ड कंट्री ये कर रहे हैं जो हम अपने मुल्क में कर रहे हैं। हम इंश्योर कर रहे हैं कि पाकिस्तानी पाकिस्तान में पैसा नहीं लगाए और वो बाहर लगाएं। हम इसके बिल्कुल सपोर्ट करते हैं कि जो ट्रांजैक्शन होनी चाहिए वो रिपोर्ट होनी चाहिए। ये भी आप कह रहे हैं और हम भी यही कह रहे हैं, शब्बर भाई भी यही कह रहे हैं। बट देन यू नीड टू ब्रिंग डाउन द टैक्सेस। इस वक्त अगर आप नॉन फाइलर पे 40% ट्रांसफ़र टैक्स है, मुझे बताइए ना आप, डज इट मेक सेंस कि आप 5 करोड़ रुपए की 10 करोड़ की प्रॉपर्टी लेंगे तो 4 करोड़ रुपए ट्रांसफर पे टैक्स भरेंगे? कौन से दुनिया के मुल्क में? थोड़ा सा आप भी तो बताइए ना मुझे। मैं भी तो एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता हूँ, कौन से दुनिया के मुल्क में है ये? है कोई? यहाँ तो अगर आप 1% कर दें फिर भी वो सरकारी रेट पे लोगों ने टैक्स देना है। नहीं तो आप डाल दें कि अगर सस्ते में तो एफबीआर ले ले उस प्राइस पे। हमने तो डाला है? नहीं वो नहीं कानून में। हमने तो जब असद उमर फाइनेंस मिनिस्टर थे हमने प्रपोज किया था कि डाल दें। मैं ख्याल इमरान खान के दौर में कानून नहीं बना था सस्ता प्लाट, किसी प्लाट को भी खरीद सकता है। वो कानून बना नहीं था। वी आर ओके विद इट। देखिए हम तो प्लॉट लेके वैल्यू एडिशन करते हैं। ये मसला हमारा नहीं है, ये मसला उनका है जो प्लॉटों पे सट्टा कर रहे हैं, जो प्लॉटों की ट्रेडिंग कर रहे हैं। हमें तो इट सूट्स के अगर ये प्लॉटों के प्राइसेस स्टेबल रहेंगे। अच्छा बख्शी भाई, इसकी वजह क्या है कि कराची की इंडस्ट्री बैठी है पंजाब में पनप रही? पंजाब में ऐसा क्या हो रहा है? पंजाब में सिस्टम नहीं है? देखिए मैं नहीं, पंजाब में मैं समझता हूँ सिस्टम नहीं है। और एक बात बताइए, मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बताऊँ। पंजाब के जो बच्चे हैं ना, मेरे बच्चे हैं 20, 22, 25 साल के, कराची के जो बच्चे हैं वो कराची वापस नहीं आना चाहते बाहर पढ़ के, और उनके वालिदैन भी शायद नहीं चाहते, क्योंकि ना यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना क्वालिटी ऑफ लाइफ है, ना नौकरी, ना सिक्योरिटी है, ना एम्प्लॉयमेंट है ऑन मेरिट, ना पानी है, ना बिजली है। मतलब हम क्या कहें, कम से कम लाहौर और पंजाब में ये चीज़ें मौजूद हैं। दैट इज़ वाई वहाँ के जो बच्चे पढ़ते हैं वो वापस आके अपने वालिदैन के कारोबार में, या कोई डॉक्टर बनता है या कोई प्रोफेशन में आता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो उसको ज्वाइन करते हैं। दिस कराची हैज़ बीन वेरी अनलकी, और इसमें नो वन एल्स हैज़ टू बी ब्लेम्ड, ऑल ऑफ अस। तो ऐसे हालात पैदा कर दिए गए ना, इन बच्चों को जब नौकरियां नहीं देंगे, बच्चों को रहने नहीं देंगे, तो बच्चे जो बाहर आके क्या करना है? और इन हालात में इबरत की जिंदगी तो नहीं गुजारनी। मैं आपको ये कह रहा हूँ ना, नोबडी एल्स हैज़ टू बी ब्लेम्ड, ऑल ऑफ अस, बिकॉज हमने कराची वालों ने ना मुफाहमत की पॉलिसी रखी कि पानी नहीं हुआ तो हमने टैंकर से खरीद लिया, बिजली नहीं हुई तो हमने बिलावल साहब से पूछा, बोला कि आपकी रसाई होती होगी कि वहाँ जाके नवाज शरीफ की फैमिली से भी सीखेंगे हुकूमत कैसे। देखिए बिलावल साहब पढ़े लिखे एजुकेटेड आदमी हैं, यंग मैन हैं। अच्छा। और मैं समझता हूँ वो खुद समझते हैं। अच्छा। और अगर कोई भी आप उनके शूज़ में पैर रख के देखिए तो बिलावल साहब की तो यही ख्वाहिश होनी चाहिए कि कराची सिंध में नहीं की हुकूमत है, किसी और की तो नहीं है हुकूमत, तो यकीनन इनकी है। सिस्टम का भी इनको पता होगा, सिस्टम भी वहीं से चलता है। और हमने जब कंप्लेन की थी बिलावल साहब को ओपन फोरम पे, तो उन्होंने स्पेशल बिजनेस फैसिलिटेशन कमेटी बनाई जिसको चीफ मिनिस्टर साहब हेड करते हैं, और उसी में इन 2 अफसरान की FIR कटी है जिन्होंने डॉक्यूमेंट चेंज किए। दिस हैज़ हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम। सर अगर एक वो निकाला जाए, एक बिल्डर जो प्रोजेक्ट लेके आता है उसको जो है वो कितने इदारों को जो है ना वो देना पड़ता है, कितने इदारों में जो है ना वो रिश्वत खिलानी पड़ती है, अगर ये वो भी आपके एक बजट का हिस्सा बन जाता है ना, प्रोजेक्ट के कॉस्ट का हिस्सा बन जाता है, तो उसकी कीमत एक किसी ना किसी शक्ल में एक आम जो आपका एक वो है, इसको क्या बोलेंगे, जो खरीदार है उस पर डलती है, आसान कॉस्ट है, उसी पर होती है। तो कितने इदारे हैं और आपके बजट प्रोजेक्ट के बजट का वो कितने फीसद हिस्सा बनता है? देखिए 17 तो NOC चाहिए होती है, उन 17 की 17 NOC में पैसे खिलाने? जी कोई फ्री नहीं है, अल्लाह कोई फ्री नहीं है। उसके बाद जब बिल्डिंग बनती है ना, सो वहाँ का
जो माल डंपिंग वाला KMC, वहाँ का पुलिस की जो वो भी हफ्ते की गाड़ी चलती है। मतलब पुलिस शायद नारकोटिक्स के पीछे इतने लोग नहीं हैं जितने बिल्डर के पीछे हैं। सो मैं समझता हूँ कि कुछ भी नहीं तो ये हमारी 15-20% कॉस्ट ऐड करती होगी ये सब चीज़ें जी, क्योंकि मतलब आप हिसाब ही नहीं लगा सकते। इलेक्शन हो रहा है तो उसमें भी पैसे देने, हर पार्टी को पैसे देने। आपने सवाल पूछा यार, अच्छा वो आपने खुद ही कह दिया। ये जो सियासी जमातें हैं, भत्ता ना कह लें, चंदा कह लें, आप तो उसको भत्ता ही समझते होंगे, वो चंदे के नाम पे लेती हैं, तो उनको भी देना पड़ता है सारी सियासी जमातें। देखिए जब इलेक्शन होता है ना तो सबके टेंट लग रहे होते हैं, सबके खर्चे हो रहे होते हैं। ये जो लोग तो कहते हैं कराची में पहले भत्ता होता था, खत्म हो गया क्या? अच्छा देखिए मैं ये समझता हूँ कराची वाले इतने वेल ट्रेंड हो गए हैं, हम में इंक्लूडिंग हम, कि थोड़े पैसे देने को कोई बुरा भी नहीं मानता है। उसको ना भत्ता गिनता है ना वो गिनता है, बोलते है ठीक है यार चलो कोई एक्टिविटी हो रही है ना। वो आपने बात की कि सिस्टम बहुत पैसे लेता है, तो भत्ते सियासी जमातें चंदा भत्ता जो भी उसका नाम दे दे, ये MKIM पर भी इल्ज़ाम लगते थे कि बहुत भत्ते लेती है। फिर ऑपरेशन हुआ है MKIM इसी वजह से कि भत्तों को ख़त्म करने के लिए। तो ज़माने में जो भत्ता का चारा ना दे के आप 100 का काम करा रहे थे, तो अब आप 80 रुपये दे के 90 का भी नहीं करा पा रहे, तो आप वो दौर आपके लिए सही था या ये दौर सही है? देखिए फैसल भाई मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं दुनिया घूमता हूँ, आप भी घूमते होंगे। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और अभी तक हम इस भत्ते और इस चक्कर में फंसे हैं। दुनिया में हर चीज़ डिजिटलाइज्ड हो गई है, ह्यूमन कांटेक्ट नाम की चीज़ ही नहीं रही। UAE 2030 में सारे गवर्नमेंट दफ्तर बंद कर रहा है, आपका मोबाइल आपका गवर्नमेंट दफ्तर होगा। सही। जो पास्ट गुजर गया ना उसको हम मेरे ख्याल में बात करके विल बी वेस्टिंग टाइम। हमें आगे देखना चाहिए और इम्प्रूवमेंट की तरफ जाना चाहिए। नहीं आगे तो ये है डिजिटलाइजेशन। अच्छा, अगर पाकिस्तान को इस अपने इकोनॉमिक स्लो डाउन से निकलना है, प्रोग्रेस करना है, दुनिया में इज्जत कमानी है, तो यू हैव टू डिजिटलाइज थिंग्स। जैसे दुनिया में हो रही है। करप्शन क्या अमेरिका में नहीं थी, करप्शन क्या UK में या यूरोप में नहीं थी, उन्होंने चीज़ों को डिजिटलाइज कर दिया। भाई एक बात ये बताइए कि ये जो इमारत में जो सामान लगता है उसकी कीमतों में भी जो है ना बहुत इजाफा हो रहा है, तो इस हवाले से फिर कार्टेल बन गए। अब कार्टेल के बारे में भी जो है ना लोग कहते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर सीमेंट का कार्टेल है। अच्छा, इसमें स्पेसिफिक मैं आपकी बात नहीं कर रहा, एक जनरली एक अमूमी बात ये कही जाती है, जब ये कार्टेल बनता है तो जो मुतल्लिका, चाहे वो बिजली का हो, सीमेंट का हो, किसी का हो, जो उनकी मुंतखब इदारे होते हैं, वो उनसे बात कर लेते हैं कार्टेल भाई आप शोर नहीं करना, आपको तो इस रेट पे चीज़ें देंगे, बाकी को आप जो करेंगे करने देना। क्या ऐसा होता है? जी ऐसा होता भी है। अभी तो हमारे साथ ऐसा नहीं है, बट मैं आपको एक बात बताऊं क्यों कार्टेल बनता है। क्योंकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग बेस बहुत नैरो है। शीशे के ग्लासेस की 2 बड़ी फैक्ट्रियां हैं, सो वो बैठ के अपने रेट कर लेती हैं। सीमेंट में 5-10 फैमिलीज हैं, वो अपने रेट तय कर लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड नैरो है। दूसरी बात जो आपने कहा ना रेट बढ़ते हैं, उसकी एक वजह ये भी है, ये आप समझें कि 2021-22 में 130-40 का डॉलर था, फिर वो जंप हो गया 330 का। सो बहुत सारी चीज़ें इम्पोर्टेड हैं। इम्पोर्टेड मकसद स्टील का रॉ मटेरियल इम्पोर्टेड है, लॉक्स का लोहा इम्पोर्टेड है, बहुत सारी चीज़ें इम्पोर्टेड है, तो कॉस्ट फ़र्क आई है। और आपको मालूम है 38-40% हाइपर इन्फ्लेशन पे पाकिस्तान चल रहा था। सो उससे बहुत तकलीफ़ हुई है इस ज़माने में। बट हाउएवर आपने सही पॉइंट आउट किया, कार्टेलाइजेशन भी एक मसला है। और ये जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, क्योंकि हम 4 साल एडवांस बेचते हैं प्रोडक्ट, 4 साल लगता है, उसमें अगर 80% का इन्फ्लेशन आ जाएगा हम कहाँ से बेयर कर सकते हैं। हम कैलकुलेट करते हैं 5-7-8% जो पिछले 50 साल की हिस्ट्री रही है, ये 3 सालों को छोड़ के। अच्छा, एक सवाल मेरा बीच में आ गया, गैर उससे पुरानी गुफ्तगू का तसलसल था, जो आपने नैब के चेयरमैन का या ID पुलिस का, उसमें ऐसी कोई मिसाल ले आए जगह खाली हुई है? देखिए मुझे नैब के चेयरमैन ने ये कहा, लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने, कि आप मुझे 5 वो केसेस भेजें जी के मैंने, और उन्होंने जो मैं समझाऊँ, ही इज गोइंग टू टेक इट टू द हाईएस्ट फोरम। सो आई हैव सेंट हिम 5 केसेस, एक आध 2 उनके अपने डिपार्टमेंट के भी हैं, एंड मुझे मैंने कहा है कि आप इस पर तहकीक कीजिए और इसको हमें रिजॉल्व करवा के दें। ये वो केसेस नहीं है, लेकिन तो कई महीने पुरानी बात है। यस, बट हम अब तक नहीं हुआ 5 केसेस भी। नहीं, हमने भेजे हुए भी बहुत टाइम नहीं हुआ होगा। क्योंकि हम भी चाह रहे थे कि वो मिसाली केस दें
कि जिसमें बाकायदा आप समझो कि वो लोग इन्वॉल्व हैं जिसको शायद हम टच नहीं कर पाते। सो वी वांटेड टू क्रिएट एन एग्जांपल आउट ऑफ इट। सही है। सब ये जो इलाके हैं इनकी शक्ल बहुत बदल गई। जब हैदराबाद को ले लें, गार्डन को ले लें, पोर्शन माफिया, तो अब ये, और दूसरी बात है शहर आगे नहीं बढ़ रहा, ऊपर की तरफ जो है ना वो जा रहा है, वर्टिकल हो रहा है। इससे तो शहर का जो हुलिया है वो भी बिगड़ रहा है। सीवरेज के मसाइल पैदा हो रहे हैं, पानी के मसाइल पैदा हो रहे हैं। उनके खिलाफ कोई बात की जाए तो आप लोग सपोर्ट को आते हैं। देखिए दो बात है, एक तो जैसे आपने मिसाल दी ना गार्डन, शहीद मिलत रोड, भाईजान जबकि अब बात करें ना उस वक्त पाकिस्तान कराची की पॉपुलेशन भी 30-40 लाख थी। हाँ। अब हो गई 3 करोड़। हाँ। सो इतना इन्फ्लक्स होएगा तो ये कैसी चीज़ें सीधी होंगी, एक बात। दूसरी बात, दुनिया की हर सॉफ्ट इमेज के लिए वर्टिकल बिल्डिंग्स को गिना जाता है, चाहे वो शंघाई हो, हांगकांग हो, न्यूयॉर्क हो या और कहीं का भी दुनिया का। मास्टर प्लान के साथ होता है सर। ये किसका काम है? मेरा काम है मास्टर प्लान बनाना। देखिए अनफॉर्चुनेटली द पीपल हु आर बीन सिटिंग इन द गवर्नमेंट या वो इदारे हैव नॉट बीन एबल टू परफॉर्म देयर जॉब्स। सो आप चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर भी बंद कर दें, मैं बंद कर देता हूँ, हम चले जाएंगे। हमें तो इस अपनी नॉलेज की वजह से, इस कारोबार की वजह से यूएस भी बुला रहा है, यूके भी बुला रहा है, दुबई भी बुला रहा है। अब कमी थी तो सऊदी अरब ने भी खोल दिया कि आ जाओ करो काम। सो आप चाहते हैं रेगुलेटेड बिजनेस चले, हम सब चाहते हैं ना कि कारोबार तरीके से चले। सो कारोबार को चलने दें, प्रमोट करें, आसानियां पैदा करें और गवर्नमेंट पे एम्फेसाइज करें कि आप साथ साथ अपना काम करें। अगर गवर्नमेंट फर्ज करें, एक दो पैरेलल है, गवर्नमेंट अपना काम नहीं कर पा रही तो मैं छोड़ देता हूँ, कच्ची आबादियां बनेंगी। 52% लोग तो वैसे ही। चले आप ये बताएं ना, मिसाल दें, आप कच्ची आबादी नहीं बनेगी, कोई 10 साल में, 20 साल में, 25 साल में, 30 साल में कराची में किसी बिल्डर ने कोई नई आबादी आबाद की हो, बड़ी गरीब आदमी के लिए, जैसे औरंगी टाउन, कुरंगी टाउन। देखिए हम जो बिजनेस सच्चल का इलाका हो गया, बिजनेस करते हैं कमर्शियल, दिस इज आवर ब्रेड एंड बटर। सो आप मैं एक आपको बहुत अच्छी मिसाल दूं एंड आई थिंक आप एडमिट करेंगे, नया नाज़िमाबाद आपके सामने है। वहाँ पर प्लॉट शायद बिकना शुरू हुए 20, 25, 30 लाख रुपए के या 8 लाख रुपए के। आज वो 2 करोड़ रुपए के। एवरीबडी मेड गुड मनी आउट ऑफ इट। एक्चुअल यही तरीका है कि आप गरीब मुतवासित तबके को कम कीमत पे इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट दें जिस पे अप्रिसिएशन हो। जैसे फेडरल बी एरिया बना, जैसे बना गुलशन इकबाल, गुलशन बना, कुरंगी बना, नाज़िमाबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद, नॉर्थ कराची, 25 साल से हमारे इदारे फेल हो रहे हैं। अच्छा, ये जो स्कीम 33 में ख़ास तौर पे जो सोसाइटीज़ हैं उसके अंदर जो एम्यूनिटी प्लाट है जिनका कैडर तब्दील नहीं हो सकता, उनको आपके बिल्डर सोसाइटी की मिली भगत से उसको कमर्शियल करा रहे हैं और कमर्शियल कराने के बाद वहाँ कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। उस सोसाइटीज़ में जो एम्यूनिटीज़ है वो सब ख़त्म हो गई चक्कर में। इनमें से आप लोग जिम्मेदार नहीं है, एक तो पूरी एक। मैं आपको बताऊँ 1957 में एक सोसाइटी बनी जिसके मेरे वालिद साहब ने प्लॉट लिया 7,500 में या 10,000 में, उस पर भी कब्जा हुआ। मैं अपने प्लॉट की बात खाली नहीं करा पाए। अरे मतलब लिटिगेशन तो पाकिस्तान में जो लिटिगेशन की हालत है ना, बात है। अब ये बताएं कि आबाद का चेयरमैन ये कह रहा है कि मेरे वालिद साहब ने प्लॉट खरीदा, उस पर कब्जा हो गया तो मैं वो खाली नहीं करा सका। मैं आपको बता रहा हूँ जो कैफियत है ना इस शहर में, जब तक आप तहफ़्फ़ुज़ से चल रहे हैं, आपकी जान माल इज्जत ये अल्लाह का करम है, वरना यहाँ पर तो आप मॉन्स्टर्स घूम रहे हैं। जो काबिज़ीन हैं, जो लैंड ग्रैबर्स हैं, वो हमसे ज़्यादा फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग हैं, वेरी वेल बैकअप भी हैं और उनको बहुत सी जगहों से सपोर्ट भी है। ये मैं आपको हकीकत कह रहा हूँ कि दिस इज़ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ द स्टोरी। दैट इज़ वाई इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट कमिंग इन दिस सिटी एनी मोर, क्योंकि लोग अपनी जान माल इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ नहीं समझ रहे हैं। तो कौन सी सोसाइटी में? कोकन सोसाइटी। कोकन सोसाइटी जी। और उसका कमर्शियल प्लाट था? नहीं, रेसिडेंशियल 600 गज का, उस पर आज तक कब्जा है। जी जी। फाइल भी मतलब 3 बार उन्होंने बना दी होगी। तो ये जो आप कह रहे हैं ना, ये जेन्युइन इश्यूज हैं। पर ये देखें, इस पे बहुत बड़ी गलती कोर्टों की भी है जो फैसला नहीं करते। कोर्ट कर दे 2 महीने में फैसले, आधे क्रिमिनल एक्टिविटी कम हो जाएंगे। सही पकड़े ना, वकील तो बोलता है मैं जज भी करूंगा, पूरा सिस्टम करूंगा। यार देखिए, मैं पकड़ लूंगा ना, बट क्या सब लोग पकड़ सकते हैं? ये देखें, हम लेट्स टॉक अबाउट एवरीबॉडी नाउ, लेट्स टॉक अबाउट द मेजॉरिटी। सुपर हाईवे में ऐसी स्कीम आई जिनके
मुख्तलिफ मालिक में दफ्तर खोले गए, इस शहर के लोगों के जो है वो पैसे डूब गए, फिर आप कहेंगे हमारे पास कोई कंप्लेन नहीं आई। लेकिन ये तो आपको खुद भी देखा होगा ना। आप किसकी बात कर रहे हैं? बहुत सारी सोसाइटी है। नाम बताइए। नहीं, बहुत सारी तो फिर मतलब यू शुड कम अप विद द नेम। मिसाल के तौर पे वहाँ सुपर हाईवे पे आप आगे जाएं, नाम बताइए। नाम तो इस वक्त मेरे जहन में नहीं है, मैंने नाम जरूर बताता हूँ। तो अगर आप नाम बताते तो मैं स्पेसिफिकली आपको जवाब देता। ठीक हो गया। तो वो जो अलाटीज जो है वो परेशान है, तो उसके लिए कोई आपके पास शिकायत आई वैसे वहाँ के हवाले से किसी की? किस स्कीम की बात हो रही है? मैं आई वुड लाइक हाईवे 45 की। 45 तो तहसील टाउन है। नहीं, स्कीम 45 तहसील टाउन नहीं है, ये आपका जो सुपर हाईवे की इस तरफ का इलाका। नाम बोले ना फैसल भाई, आप इतने समझदार आदमी है तो फिर मैं जवाब दूं? नाम मेरे आप हमसे सब पूछते हैं और मैं आपसे नाम मेरे जहन में होते भी, तो नाम जहन में उनके नाम नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए रखिए, जब आप नाम पढ़ के आइएगा। ठीक हो गया। और मैं आपको जवाब दूंगा स्पेसिफिकली। अच्छा, नेमतुल्लाह खान के दौर में जो है ना शहर की मेरे ख्याल 18 या 22 सड़कों को कमर्शलाइज किया गया था। उसका बड़ा पॉजिटिव जो है ना इम्पैक्ट भी आया और बड़ा एक सिस्टम में रह के जो है उसको कमर्शियल किया गया था, बाकायदा कमर्शलाइजेशन की एक पॉलिसी थी। तो आप समझते हैं कराची की और सड़कों को भी इसी तरह कमर्शलाइज करना चाहिए? अगरचे पीपल्स पार्टी उस दौर की कमर्शलाइजेशन पे बहुत तनकीद करती है, वो कहती है कि कराची जो तबाह हुआ और नेमतुल्लाह खान की उस पॉलिसी की वजह से हुआ। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जिस हिसाब से कराची की पॉपुलेशन बढ़ रही है, आउटस्कर्ट्स में लोग जाने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि ना वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना वहाँ रोज़गार के मामलात हैं या मतलब अवेलेबिलिटी है, ना स्कूल्स हैं, ना हॉस्पिटल्स हैं, ना पुलिस स्टेशन है। लोग डरते हैं। कराची के लोग, बोरी लोग कोशिश करते हैं बोरियों के साथ रहें, स्माइली लोग चाहते हैं कि स्माइलियों के साथ रहें। ऐसे ये मतलब मैं 50 साल से देख रहा हूँ। देखिए, अगर आपको कराची को फैलाना है सो इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा अनटिल अनलेस दैट इज़ डन। सो फिर आपको वर्टिकली ऊपर जाना पड़ेगा जैसी दुनिया जा रही। और फिर ये भी हमें देखना पड़ेगा कि देखें, ये जो इतना इन्फ्लक्स माइग्रेशन हो रहा है पूरे पाकिस्तान से, एक ज़माने में कराची में क्वालिटी माइग्रेशन होता था। मतलब लोग आते थे, अपनी इंडस्ट्री लगाते थे, डॉक्टर्स आते थे, प्रैक्टिस करते थे, टीचर्स आते थे, पढ़ाते थे। मतलब अब वो नहीं है। अब कराची पुराना 30 साल पुराना, 40 साल पुराना कराची नहीं है। अब आप गिजरी में जाएं, एक एक क्वार्टर में, एक एक कमरे में 8-8 लोग रह रहे हैं। वो भी तो इंसान है ना। भाई, एक और भी इशू है कराची में ना बिल्डर्स के हवाले से। जैसे लोग जो है आपके बिल्डर वो 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी से परमिशन लेते हैं और वो ये शो करते हैं कि कराची की हदूद के अंदर है, और लगता भी वो कराची की हदूद की वाटर पंप से 5 मिनट के फासले के ऊपर। इस पर आप लोग कोई आपकी पॉलिसी है? देखिए, अगर कोई ऐसा करता है तो गलत है। अगर 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी से कोई अप्रूवल ले रहा है तो उसका मकसद वो दैट लैंड इज़ नॉट इन कराची। सो वो जो आप शायद कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि वो एडवर्टाइज करते हुए वो करते हैं। तो इसके लिए मेरे ख्याल में गवर्नमेंट का एक इदारा है, दे शुड टेक एक्शन एंड पेनलाइज दोज पीपल हु आर डूइंग दिस। पहले कराची में जो बिल्डर होते थे ना, उनके नाम जो है ना आज तक बड़े एहतराम से लिए जाते हैं, जैसे मेमार वाले, अल आज़म वाले, और अभी मेरे जहन में नहीं यार नुमान वाले, या जिन्होंने आबिद टाउन वगैरह बनाया, उन बिल्डरों की आज तक लोग है ना रिस्पेक्ट करते हुए। आप मेमार के प्रोजेक्ट में अगर आप जाएंगे ना तो आज भी आपको उसके बराबर में नए फ्लैट से ज़्यादा महंगा मिलेगा। मतलब गुलशन ब्लॉक 17 में मैं ऐसा मेमार जानता हूँ जो नए फ्लैट बन रहे हैं, उससे महंगा मेमार का 30 साल फ्लैट आपको मिलेगा। अभी वो जो अच्छा वो जो रिश्तेदारी तो नहीं थी ना उन लोगों की शहर से, लेकिन उन्होंने अपनी क्वालिटी से, अपने मेयार से जो है लोगों के दिल में जगह बनाई थी। आपकी जो मौजूदा हरारकी है बिल्डर्स की 10 साल, 20 साल, 30 साल, ये मुकाम क्यों नहीं हासिल कर पाए? मैं आपको अच्छे नाम दूँ ना, शायद आपके इल्म में नहीं होंगे। डॉल्मन का नाम आज नॉट ओनली इन पाकिस्तान, मैं समझता हूँ बैरून मुल्क भी एक बहुत अच्छा नाम है। आरिफ हबीब साहब जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छा नाम है। आपके बाद इसके बाद ये आपके सामने देखिए, ये जो TPL ने बिल्डिंग बनाई है, बहुत ही अच्छी बिल्डिंग बनी है। सो ऐसा नहीं है, देखिए अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं, बट जनरली सोसाइटी स्टैंड्स कॉम्प्रोमाइज्ड, जिसकी वजह से ये नताइज निकल रहे हैं। ये अगर आपसे कहा जाए कि इस वक्त कराची में एक बड़ा एक गैर रस्मी सा सवाल समझ लें, कराची में सबसे बड़ा बिल्डर कौन है? पाकिस्तान का तो लोग जानते हैं कौन है, कराची का कौन है? मेरे ख्याल में बहुत से लोग हैं। आई वुड नॉट लाइक टू नेम एनीवन। एक और भी इश्यू है, एक वक्त में बल्कि अभी भी जो ब्लैक मनी होती थी, उसका जो सबसे बड़ा पार्किंग एरिया होता था, वो इस वक्त कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को समझा जाता था। लेकिन वक्त के साथ शायद ब्लैक मनी के पार्किंग एरिया
नए पार्किंग एरिया खुल गए या तब्दील हो गए कि अब लोग अपनी ब्लैक मनी भी जो है ना, अच्छा उससे एक सनतें भी चलती थी, उसका एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी था, ऐसा सारा नेगेटिव नहीं था, पॉजिटिव था। लोग खरीदारी करते थे, होटल में खाना खाते थे, जब उनका बिजनेस डेवलप करता था हज़ारों लोगों को रोजगार मिलता था। तो हुआ क्या, ये नए ब्लैक मनी के पार्किंग एरिया खुल गए या आपकी जो पार्किंग एरिया थी उसमें जगह खत्म हो गई? देखिए मैं आपको बात बताऊं, ये जो अब ना कंस्ट्रक्शन और ज़मीन का काम बड़ा कैपिटल इंटेंसिव हो गया है, इसमें लोग पैसे लगाते हैं, इट इज़ इन बिलियंस नाउ। सो जब तक कंसिस्टेंट पॉलिसी नहीं होएगी सो लोग इतना बड़ा एक्सपोजर लेने को तैयार नहीं। लोग भी समझ गए ना, देखें पिछले 6 साल में आप ताज्जुब करेंगे, पहले 7C आया टैक्स, वो ख़त्म हुआ तो फिर 100D आ गया, वो ख़त्म हुआ तो 7E आ गया, वो ख़त्म हुआ तो 7F आ गया, वो ख़त्म हो गया तो 236C का रेट बढ़ गया, वो ख़त्म हुआ तो 236K का रेट बढ़ गया। किसी भी दुनिया के महज़्ज़ब मुल्क में ऐसा हो सकता है? एक बिल्डिंग जो होती है ना जनाब 50 माले की, कराची की, डिस्ट्रिक्ट साउथ की, वो $100 मिलियन की सेल वैल्यू है उसकी। कौन प्रोजेक्ट करेगा? मेरे 50 मेंबर्स तैयार है प्रोजेक्ट करने पर, वो बोलते हैं हमें एक 20 साल की 15 साल की पॉलिसी दे दें। एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल प्लांट लगता है $50 मिलियन का, उसके लिए आपने 20 साल की पॉलिसी दी है, डिलीशन क्या होगी, टैक्सेशन क्या होगी, सब तो हमें भी दे देना। स्टेक होल्डर को बुलाएं। ये जो आपकी जो तामीराती सनत है, इसके अंदर हम अगर से उसको उठा लें, वाशरूम को उठा लें मिसाल के तौर पे, या किचन को उठा लें, तो इसमें जो चीज़ें लग रही हैं, जैसे टाइल लग रहे हैं या उसकी वायरिंग हो रही है, केबलिंग हो रही है, या स्विच, वो सब पाकिस्तानी में बन रहे हैं। अब माशाल्लाह टाइल्स पाकिस्तान में बन रहे हैं, बैरून मुल्क कंपनियों ने पाकिस्तान में फैक्ट्रियाँ लगाई हैं, वायर भी पाकिस्तानी लग रहा है। पर इसमें क्या है, जो वायर में ना कॉपर है, हाँ, वो कॉपर इंपोर्ट होता है। सही है, लेकिन वन पाकिस्तान में रहा। तो ये अगर इंडस्ट्री बंद पड़ी है तो इसका इम्पैक्ट भी तो दीगर इंडस्ट्रियों पर आ रहा है। देखिए ना, इस वक्त हमारी स्टील की इंडस्ट्री बैंकरप्सी पे है, बैंकरप्सी पे। क्यों? माल ही नहीं उठ रहा है, माल ही नहीं बिक रहा है। हर कंस्ट्रक्शन से अलाइड इंडस्ट्री जो 72 इंडस्ट्रीज हैं, वो अपनी प्रोडक्शन के 30 से 50% पे चल रही हैं, सब नुकसान में चल रहे हैं। जब अगर ये 80% पे आ जाती है, सो गवर्नमेंट को 2 ट्रिलियन का रेवेन्यू मिलेगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। पर ये क्यों नहीं आ रही? क्योंकि मेरे पास कोई फ्लैट का खरीदार ही नहीं है, मैं नई बिल्डिंग बना ही नहीं रहा हूँ। आई एम नॉट इनटू कंस्ट्रक्शन। लास्ट 2 साल से मैंने कोई नया प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया है। खरीदार होगा तो कोई बनाऊंगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात की आपने। इस वक्त जो कराची में तामीराती सनत बैठी है, इसका बुनियादी सबब पॉलिसियाँ नहीं है, खरीदार नहीं है, ये सबब आप कहना चाह रहे हैं? तो ये खरीदार इसलिए नहीं है क्योंकि कोई पॉलिसी कंसिस्टेंट नहीं है ना। देखिए हम लोग, आप जो प्रोजेक्ट, आप जो बिल्डर्स का प्रोजेक्ट कराची में नहीं बना रहे, उसका सबब क्या है? पॉलिसियाँ या खरीदार? नहीं, दोनों है, दोनों है। पॉलिसी भी कंसिस्टेंट नहीं। मैं आप जैसे आपने कहा कि कौन बिल्डर बता दें जो जितने में बेचता है डिलीवर करता है। हाँ। अगर 100% इन्फ्लेशन हो जाएगा, हाँ, तो मैं कहाँ से डिलीवर, मैं व्हाई वुड आई लाइक टू बिकम अ डिफॉल्टर? ये आप मुझे बातें सुनाएं। कोई भी ज़ीशऊर आदमी बोलेगा मुझे ये काम ही नहीं करना भाई। सो पॉलिसी की कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। आम आदमी की जेब में पैसा आएगा तो वो मकान के लिए इंस्टॉलमेंट देगा ना। पहले घर पूरा करेगा, बच्चों की फीस, बिजली का बिल, खाना, उसका ट्रांसपोर्ट, उसके बाद मेरे से फ्लैट बुक करेगा या पहले करेगा? जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, बहुत लोगों ने पंजाब में और KPK में प्रोजेक्ट लाए। आज उसमें बेशतर प्रोजेक्ट बन पड़े। अच्छा, बन पड़े क्योंकि उनको अंदाज़ा नहीं था कि हाई राइज बनती कैसी है, उसकी कॉस्ट क्या है। सबने अप्रूवल ले लिए, रेशो बढ़ गए। बहुत इंडस्ट्री बहुत सफ़र कर रही है। 50 से 60% थ्रू आउट इंडस्ट्री पाकिस्तान में बन पड़ी है। बख्शी भाई, शब्बाज अदी साहब का हमने जो पोस्ट कार्ड, उन्होंने बड़ी अजीब और गरीब बात की। मैं उस वक्त सोचा था कि ख़ास तौर पे ये सवाल जो है वो किसी बिल्डर से पूछूं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो क्राइम हुआ है कि दुनिया में कहीं प्लाट जो है इन्वेस्टमेंट नहीं होता। ये बात सही है कि मैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री को बिलोंग नहीं करता हूँ। देखो आई क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंट कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री। आप ये समझें कि हम इसके खिलाफ हैं जो प्लॉट लेके रखते हैं। हमारी एक बिल्डिंग बनती है 2000 गज पे, हाई राइज तो 2.5 बिलियन का लोकल मटेरियल परचेज होता है। कम से कम 2 साल या 4 साल उस पर 700 लेबर लगती है। सर ये तो सब बिल्डर ही है जिसको आपकी ज़बान में ना कच्ची ज़मीन कहा जाता है। ये कच्ची ज़मीनें उठा लेते हैं, वक्त के साथ बढ़ती रहती है। देखिए बात ये है, ये हमारा रॉ मटेरियल भी है ना। हाँ। सो हम एक प्लॉट, एक बिल्डिंग बना रहे होते हैं, एक का नक्शा डला होता है, एक के पीछे पेमेंट हो रही होती है। कोई भी फैक्ट्री में आप चले जाए ना, फुरंगी आपके करीब है, सब रॉ मटेरियल रखते हैं, उसमें कोई गुनाह नहीं। देखा, हमारा काम वैल्यू एडिशन है। ये तो नहीं हो सकता कि हम एक बिल्डिंग बनाने के बाद इंतजार करें नया प्लॉट खरीदने का।
इट हैज़ टू रन कॉन्स्टेंटली। सो हम इस बात के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। ये प्लॉट की होर्डिंग, प्लॉट की में जो लोग प्लॉट में सरमायाकारी करते हैं, वैल्यू एडिशन होनी चाहिए। तो इस शहर की खूबसूरती के लिए आबाद के पास कोई प्रोग्राम, आप असल में आप जो आबाद है ना, आप एक आम किसी कारोबारी तजारती अंजुमन नहीं है, आप एक हुमागीर किस्म की जो है ना एक तंजीम है जिसका हर जगह से जो है ना आपका ताल्लुक जुड़ा हुआ है। अच्छा, फिर आप एक ऐसी तंजीम है जो माशी तौर पे मुस्तहकम तंजीम कहलाती है। अब ये तो दिलोगार अल्लाह जानता होगा कि वो आपके मेम्बरान कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन उसका कोई ऐसा कोई जामी प्रोग्राम जिसपे शहर पे रिफ्लेक्शन नज़र आए, क्योंकि आपका ताल्लुक ऐसा है कि आप अपने आप को ना एक आबाद के चेयरमैन के अच्छे से महदूद नहीं कर सकते। आप इस शहर की एक नुमाइंदा आवाज़ है, जब तक आबाद के चेयरमैन है आप जो है इस शहर की एक तवाना आवाज़ है। आपके लिए जो भी शहर के मसाइल हो रहे हैं ना, उससे आप मुतासिर होते हैं। अब आलूदगी को ले लें यार, आपने कोई आलूदगी का कोई प्रोजेक्ट शुरू किया हो, ये मौसमी जो सूरत हाल है उसका इम्पैक्ट तो आप पे भी पड़ रहा है ना। देखिए फैसल भाई, आबाद जो है ना, ये समझ लीजिए कि सिर्फ कराची को रिप्रेजेंट नहीं करती, हम पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। सो हम सिर्फ कराची सेंट्रिक नहीं रह सकते हैं। सो वी नीड टू फेस इश्यूज इन लाहौर, इस्लामाबाद, बलूचिस्तान, पेशावर एज वेल। सो हमें थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा, ये कराची से निकल गई है ऑर्गेनाइजेशन, अब ये पाकिस्तान बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। हमने गवर्नमेंट ऑफ सिंध को ये ज़रूर कहा है कि आप प्रोसेस को डिजिटलाइज करें, नहीं तो हमें दें, हम करके दे देते हैं आपको। ओके। और कुछ हमें नहीं करना है, हमने सिर्फ दुबई से वो एक्सपर्ट लाने जिन्होंने, वी डू नॉट वांट टू री इन्वेंट द व्हील, पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरी फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के लिए, कि हम वहाँ से एक्सपर्ट्स लाते हैं। जो सिस्टम वहाँ है ना, आप वो सिस्टम यहाँ लागू कर दें, उतना ट्रांसपेरेंट कर दें, वहाँ कोई 1 इंच फ़र्क नहीं कर सकता है। लैंड टाइटल को डिजिटलाइज कर दें। पर देखिए वेस्टेड इंटरेस्ट है, देयर इज अ लॉट ऑफ मनी इन दिस। रेवेन्यू कभी चाहती नहीं है डिजिटलाइज जी, तो मैं आपको बताऊं ना, वो आपको कंप्यूटराइजेशन नहीं होती उसकी, तो आप आगे का स्टेप नहीं ले सकते। हमने एक बड़ा अच्छा प्रपोजल अभी दिया सिंध गवर्नमेंट को कि हमें आप 10,000 एकड़ ज़मीन अलॉट कर दें, फ्री नहीं चाहिए, जो रेट है उस पर अलॉट कीजिए। वी विल कंस्ट्रक्ट अ सैटेलाइट टाउन विदाउट वायलेशन इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड हम उसमें मकान या ज़मीन या दुकान की जगह उसको देंगे जो 6 महीने में शुरू करेगा। नो होर्डिंग ऑफ लैंड विल बी अलाउड बाय आवर मेंबर्स, और अगर आप वहाँ ख़रीदते हैं इट विल बी ए गेटेड कम्युनिटी, एंड नॉट ओनली आबाद इज़ नॉट गोइंग टू चार्ज एनी प्रीमियम ऑन इट। मेंबर यकीनन जो लेगा प्लॉट, आप लेंगे बनाएंगे तो उसको दो, कमर्शियली वायबल होगा तो करेंगे, बट आबाद इज़ नॉट गोइंग टू चार्ज एनीथिंग ऑन इट। सो मैं समझता हूँ अगर वी आर एबल टू गेट दैट पीस ऑफ लैंड, इट विल, और दिस विल स्टार्ट फ्रॉम कराची, देन वी इंटेंड टू मूव टू लाहौर एंड Islamabad and other areas as well. This will be a great contribution from Abad to this city and this country as well. We intend to bring in $6 to $10 billion business from just this 10,000 acres of land. वो कैसे लाएंगे? काम करेंगे, काम करवाएंगे। हमारे लोग जो दुबई जा रहे हैं, किसने रोका आपको? जमीन तो दें। जमीन तो इतनी सरकारी जमीन है, हॉस्पिटल की जमीन है, तो हमने अप्लाई किया है ना। हाँ, अगर गवर्नमेंट देगी तो हम करेंगे काम। गवर्नमेंट तो खुद बोलती है हम बीओटी पे काम करने को तैयार है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे काम करने को तैयार है। हम किसी किस्म की पार्टनरशिप गवर्नमेंट से काम करना तो बड़ा आसान है, सिस्टम है। नहीं, हम किसी से पार्टनरशिप नहीं करना चाहते। अच्छा, हम चाहते हैं जो भी लैंड के पैसे हमें दे दे, ट्रांसफर कर दे। हाँ, हम इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे बनाना चाहते हैं। कि ये प्रपोजल बनाया आपने? जी। ये किसको दिया आपने? ये हमने सीएम सिंध, क्योंकि जमीन तो सीएम सिंध ही अलॉट करेंगे। कितने पहले दिया? मेरे ख्याल में इसको भी हमारे महीने 1.5 महीना हो गया है। तो अभी दिया ना सर, ये तो आप अभी हाल की बात कर रहे हैं। जी जी, तो देखिए जिस तरह अब नस्ला टावर गिरा दिया, हाँ, नस्ला टावर का ऑक्शन हो रहा है 3 या 4 सितंबर 2025 को। हाँ, उसको अभी तक लोगों को पैसे नहीं मिले। हाँ, आबाद इंशाल्लाह उसमें पार्टिसिपेट करने जा रहा है। अच्छा, और हम विल बी वन ऑफ द ऑक्शन परचेजर्स, और अगर वो हमने बिड करके लिया तो हमारे जाने से होगा ये कि प्राइस भी बेहतर आएंगे, लोगों को बेहतर कंपनसेशन होगा। वी अगेन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, मेरे ख्याल 42 फ्लैट थे। 42 फ्लैट, ठीक है जी। 42 फ्लैट में उन्होंने मेरे ख्याल 4 करोड़ रुपए का उसको खरीदा था।
नहीं, उस वक्त तो 1.25 करोड़ 1.5 नहीं, करोड़। जिस वक्त गिरे सो मार्केट वैल्यू में ख्याल है 4 करोड़ से 6 करोड़ के दरमियान थी। तो आप उसको उनको जो है मार्केट वैल्यू से पैसे देंगे, पुरानी कीमत पे देंगे? हम पैसे 2 लोग मर भी गए आपको। हम पैसे नहीं, ज़्यादा 2 से ज़्यादा इंतकाल हो गए। हाँ। हम नहीं कोई पैसे देंगे। देखिए, आबाद विल बी वन ऑफ द ऑक्शन परचेजर्स। उस लैंड की सेल से जो भी पैसे आएंगे वो कोर्ट उन लोगों में तकसीम करेगा। अच्छा। उसका रिजर्व प्राइस है 81 करोड़ रुपीस। ठीक है। और आपने कोई ऐसा कोई तखमीन नहीं किया? सर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, पूरे पाकिस्तान की उस प्रोजेक्ट पे नजरें लगी हुई थी और बड़ा अच्छा काम हो जाएगा। ये मुझे बताइए, जो आप उसकी रिजर्व प्राइस हो गई 81 करोड़ रुपए, ठीक है, वो आप जो है उस 81 करोड़ रुपए से जगह खरीद ली, मिसाल के तौर पर आपने, आपके इदारे ने खरीद ली। उसके बाद में आप प्रोजेक्ट बनाएंगे, उस प्रोजेक्ट बना के आपकी जो पहली प्रायोरिटी होगी उन 42 लोगों को आप प्लाट देंगे, मकान। देखिए, देखिए 81 करोड़ पे रिजर्व प्राइस है। हाँ। हो सकता है 90 करोड़ में बिके, 1 अरब में बिके, 1 अरब में बिके। सो वो 1 अरब रुपए उन 42 लोगों में तकसीम होंगे। हाँ। ठीक है, इन लीव ऑफ देयर अपार्टमेंट्स। फिर हमारा उन लोगों से कोई राब्ता नहीं रहेगा और हम वहाँ चाहते भी नहीं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जो रकम आपको, जो आप रकम देगी, कोर्ट वो रकम जो है वो मुतासिन को दे देगी। जी जी। चाहे वो 80 करोड़ आए या 1 अरब आए या 2 अरब। जी जी। फिर वो जगह आपको मिल जाएगी, जो भी ऑक्शन परचेजर होगा उसको मिल जाएगी, वो जगह उसको मिल जाएगी। वो अपना बना के प्रोजेक्ट बनाएगा। उसमें उस 82 करोड़ में हुकूमत की कोई शेयरिंग नहीं होगी? नहीं, हुकूमत की अगर हुकूमत डालना चाहे तो हमें क्या एतराज़ है? नहीं, एतराज़ आपको तो नहीं है, मुतासिन का हक तो मारा जाएगा ना। देखिए, हम तो मिसाल के तौर पे अगर आप वो प्रोजेक्ट बनाएंगे, वो कितने स्क्वायर फीट का फ्लैट था? हम वहाँ पर 42 फ्लैट तकरीबन 1500 स्क्वायर फुट। 1500 स्क्वायर फीट का अगर इस वक्त वहाँ फ्लैट हो, मेरे हिसाब से 6 करोड़ रुपए का होगा। तो आप जो नया फ्लैट बनाएंगे? हम फ्लैट नहीं बनाएंगे, हम तो वहाँ पर यादगार बनाएंगे, उसकी टेक्नोलॉजी पार्क बनाएंगे, टेक्नोलॉजी पार्क बनाएंगे और उसका नाम आबाद मसला सॉफ्टवेयर सेंटर या पार्क रखेंगे, ताकि ये जो एक जुडिशियल मर्डर हुआ है ना, ये हमेशा याद रहे कि कराची वालों के साथ कितनी ज्यादती हुई। एक जगह 18,000 एकड़ जमीन दे दी गई, उसको पैसे फीस लेके रेगुलराइज कर दिया गया और यहाँ 180 गज के लिए बहुत सारी ऐसी जगह इनको गिराने को कहा गया था, उन्हीं गिराएगी। और यहाँ 180 गज के लिए लोगों को सड़क पे ले आया गया और मुतवासित तबके के एवरेज घर के लोग हैं, कोई पैसे वाले लोग नहीं है। सो दिस विल ऑलवेज स्टे। ये कब तक हो जाएगा? सही, बहुत बड़ी खबर है। ये 4 सितंबर 2025 का ऑक्शन है। 4 सितंबर को इसका ऑक्शन है? ऑक्शन है। सो वो ऑक्शन में वील बिड। अब हो सकता है वहाँ और लोग हों, हमसे ज्यादा दे दें पैसे। लेकिन आप किसी को ये पाबंद तो नहीं कर सकते कि वो इस पे वो जो है वो IT सेंटर ही बनाए? नहीं, हम तो देखें, हम अपना सोच बता रहे हैं। हम उसका नाम ही रखना चाहते हैं आबाद मसला टावर, ताकि हर आते जाते वक्त हर किसी को नजर आए। गुलजार के ऊपर तस्वीर जरूर लगाइएगा हार पहना के। आपको मैं बुलाऊंगा, आप लेते आइएगा, आपसे लगवाऊंगा। सही है, ताकि याद रहे कि आपका भी कंट्रीब्यूशन है। ये ठीक है। तो ये 1 सितंबर को इसका ऑक्शन होने जा रहा है? 4 सितंबर। ठीक है। और उसमें जो उसकी ड्यूरेशन क्या है? जैसे रिजर्व प्राइस जो आपने उसका 10% उस वक्त जमा करा दिया, तो रिमेनिंग अमाउंट की ड्यूरेशन क्या है? 2 से 3 महीने। 2 से 3 महीने। तो हम ये कह सकते हैं कि दिसंबर तक जो है मुतासिन को पैसे मिल जाएंगे? मुझे तो लगता है जल्दी मिल जाना चाहिए। ये बहुत बड़ा आप काम करेंगे तो मेरा ख्याल है। अच्छा, हमारा पार्टिसिपेशन का रीजन भी है। एक तो यकीनन ये पैगाम देना है कि ये ज्यादती हुई थी, और दूसरा हमारे जाने से हम समझते हैं कि रेट बेहतर होंगे। वी विल नॉट लेट इट गो चीप इन द इंटरेस्ट ऑफ द एंड अलॉटीज। हाँ, ये बात सही है आपकी। तो ये जो न्यू मली की स्कीम है, हॉक्सबे की स्कीम है, ये नाकाम क्यों हुई? तैसा टाउन है, ये सरकारी स्कीम है, ये इतनी बड़ी बड़ी स्कीम है, ये नाकाम क्यों हुई? अगर ये आपको दे दी जाती बिल्डर्स को प्राइवेट सेक्टर में, अच्छा इसमें अफसरान ने तो धंधा कर लिया। आप सिर्फ तैसा टाउन की जगह पे 2 दफ़ा जो है स्कीमें आ गई, उसके कंस्ट्रक्शन और तामीरात को क्या कहते हैं, उसको डेवलपमेंट की मद में जो है लोग अरबों रुपए लोगों ने खा लिए, अमेरिका मुंतकिल हो गए, जानते होंगे आप। तो वो, लेकिन ये स्कीमें आज भी वहाँ पे अलाटीज को जो है ना कब्जा नहीं मिला। तो जिस तरह आपके, अब जैसे आप ये कहते हैं कि आपके प्रोजेक्ट पे कब्जा नहीं मिलता तो आप उनके साथ खड़े होते, तो यार इन लोगों के साथ भी आप खड़े हो ना। मैंने चेयरमैन नैब को लेटर लिखा है कि 5 लाख अलॉटीज हैं तकरीबन, जिन्होंने 25 अरब रुपए कलेक्टिवली दिए हुए हैं LDA को, लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी, MDA मली डेवलपमेंट अथॉरिटी, और 20 से 30 साल हो गए। दिस इज़ अ फिट केस फॉर सो मोटो नोटिस, क्योंकि देखें इसमें करप्शन हुई, इसमें लॉस ऑफ पब्लिक रेवेन्यू है, और इसमें लॉस ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू है। सही है। अगर ये स्कीमें बन जाती, लोग घर बनाते, गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता।
और सब गरीब लोग थे, करीब मतलब 5-5 हज़ार रुपए के प्लॉट लोगों ने। ये एक्चुअल ये लोग वो समझते थे कि गुलशन इकबाल बनेगा दूसरा, ये दूसरा फेडरल बी एरिया बनेगा। ये जो असली आपने कहा ना पोर्शन की एक वजह ये है कि ये गवर्नमेंट इदारे ना सिर्फ फेल हुए, मुसलसल फेल हो रहे हैं। देखिए अगर पॉलिटिकल भर्तियां रहेंगी, अगर मेरिट पे आप लोगों को प्लेसमेंट नहीं करेंगे, काम करने की इजाज़त नहीं देंगे, तो नताइज आपके सामने हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, वो MDA LDA चीख के कह रहा है कि खुदारा कोई तो इसकी ओनरशिप ले ले। ये इन लोगों की क्या गलती है जिन्होंने गवर्नमेंट का नाम देख के पैसे एक ही जगह पे 2 दफा एक ही स्कीम अनाउंस हो गई। मैं ही कहता हूँ कि मुझे उम्मीद है, मुझे चेयरमैन नायब ने वादा किया कि आई टेक अ सुमो नोटिस, क्योंकि चेयरमैन ने जो 5 का जो नोटिस लिया था केस स्टेटी के तौर पे, वो तो उन्होंने मसला हल करा नहीं सके। नहीं देखिए इसमें 5 में ये केस भी है, ये 63 ये नहीं MDA LDA जो ये आपने कहा ना, ये मेरा केस नहीं है, पर मैं देखता हूँ कि लोग यकीन माने इंतजार कर करके अपनी मर गए, उनका इंतकाल हो गया। इंतकाल हो गया। ये आपकी मलीर वाली स्कीम है यार, ये तो हम तो बचपन में पैदाइश से ही पहले की। मैं आपको वही कह रहा हूँ ना, जब तक पीपल आर नॉट टेकन ऑन टास्क, जब तक इसके जो 5-10 DG हैं उनको आप नैब में एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में नहीं डालेंगे, इनके ब्लॉक नहीं करेंगे शनाख्ती कार्ड, जब तक कुछ भी नहीं होगा। कोई डर ही नहीं रहा है। तो एक आखिरी आपसे सवाल है, ये के इलेक्ट्रिक और सुई गैस, ये आप लोगों से एडवांस में पैसे लेते हैं, उसके बाद जो है वो बोलते हैं कि ये दुनिया का कौन सा बिजनेस है जिसमें वो एडवांस में पैसे लेके वो खर्च करते हैं और आप बड़ी खामोशी से दे देते हैं। फिर मैं वही बात करता हूँ कि लोग कहते हैं कि ये भी आबाद के बड़े लोगों की जो है ना पॉलिसी है कि हम आपके मामलात पे जो है ना चुप रहेंगे, खामोश रहेंगे, आपको रियायत मिल जाएगी, बाकियों के हमसे तो हर कोई एडवांस पैसे लेता है, नक्शा पास करने के भी एडवांस लेता है। कहने का मकसद है मेरे बिजनेस नहीं कर रहा है, ये तो बिजनेस कर रहा है भाईजान। बात ये है क्यों ये बदमाशी चल रही है, हम लेट्स पुट द राइट वर्ड एट द राइट प्लेस। बदमाशी है ना, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है, मोनोपोली है उनकी। आप दूसरा इदारा खड़े करें कि मैं या अभी मोबाइल फ़ोन है ना, आप जैज से ले लें, आप यूफोन से ले लें, आप टेलीनॉर से ले लें, दे आर चॉइसेस, बट हियर वी डोंट हैव एनी चॉइस। के इलेक्ट्रिक की तो बदमाशी बहुत नहीं बढ़ती जा रही जी। मैं तो देखता हूँ कि पार्लियामेंट में भी कई बार उठाया जाता है, बहुत सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन धरने देती है, वो करती है, पर आप भी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर दें आज। मैं ये समझता हूँ कि इस एहतजाज से हल नहीं है। सही, तो ना करें। ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है हल नहीं है, और ये कारोबारी बरादरी का काम भी नहीं है। हमने एक एहतजाज किया था शायरा फैसल पे, जस्टिस हानी जब वाटर कमीशन के चीफ थे, वाटर बोर्ड के ख़िलाफ़, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब एहतजाज रहा। दूसरा नस्ला टावर के लिए किया था, उस पर बहुत मार पड़ी थी हमें। और तीसरा अब आप कह रहे हैं, मैं कहता हूँ दिस इज़ नॉट द सल्यूशन। हम पहले ही उलझ गए हैं। हमारा यकीन माने दिन में 2 घंटे भी बिज़नेस पे नहीं लगा पाते, सिर्फ फायर फाइटिंग में रहते हैं कि ये महकमा आ गया, ये डिपार्टमेंट आ गया, ये आदमी आ गया, वो हो गया। सो हम ना प्लानिंग कर पाते हैं, ना कोई बेहतरीन प्रोडक्ट दे पाते हैं, क्योंकि हमारे को मुस्तकिल मिजाज ही नहीं है। ये शायद T20 का भी मैच नहीं रहा है, ये 6 ओवर मैच खेल रहे हैं हम। रोज़ सुबह उठते हैं तो 4 मसाइल खड़े होते हैं कि यार बाय इवनिंग हम इनको रिजॉल्व करें। ऐसा कारोबार नहीं हो सकता, ऐसे लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं हो सकती, इस तरह हम अचीव नहीं कर सकते जो दुनिया ने अचीव किया है। आखिरी सवाल कि पाकिस्तान में ये जो रियल एस्टेट का बिजनेस, इसका मुस्तकबिल क्या है? देखिए पाकिस्तान में 12 मिलियन मकानों की शॉर्टेज है। 12 मिलियन, ये मैं नहीं कहता हूँ, वर्ल्ड बैंक कहता है। पाकिस्तान में इससे 72 इंडस्ट्रीज चलती हैं। पाकिस्तान से इससे 10 मिलियन लोगों का रोज़गार वाबस्ता है। पाकिस्तान में जो 38 बिलियन इस पर वो आया ना रेमिटेंस, सो 52% इसके लिए आया है। सो व्हाट वी आर टॉकिंग इज 19+ बिलियन डॉलर्स इन रेमिटेंस। सो इतना बेहतरीन काम है कि अगर हम हर कोई 24 घंटे भी काम करे तो ये काम कम नहीं हो। बट क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है पॉलिसीज़ का, कंसिस्टेंसी का, एंड क्लियर टाइटल ऑफ लैंड का। 3 हुकूमतों का तकाबली ज़्यादा लें, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग और तहरीक इंसाफ, तो इस हवाले से किस हुकूमत को आपने फ्रेंडली पाया इस इंडस्ट्री के तनाजुर? इसमें पहले नंबर पे PTI, इमरान खान साहब ने एज ए सिटिंग प्राइम मिनिस्टर 78 मीटिंग्स कंडक्ट किए हाउसिंग सेक्टर पे। बहुत सारी आसानियाँ हुई। सॉरी, सब्सिडाइज्ड लोन मिले नौजवानों को, टैक्सेशन की पॉलिसी आसान हुई,
जो सिविल एविएशन की हाइट क्लियरेंस पहले सिविल एविएशन और पीएफ देता था, वो रेगुलेटरी बॉडीज़ के हवाले कर दी, डेलीगेट कर दी, जो ख़त्म कर दी जी। बहुत यकीन माने, पहली बार बिल्डर्स को एज एन इंडस्ट्री का मुकाम मिला। हाँ। उनको बैंक ने फाइनेंसिंग शुरू कर दी, हमें दूसरे एक्टर्स के पास पैसे लेने नहीं जाना पड़ा। सो इतना काम हो रहा था कि हर आदमी ने, बेचारों ने, स्टील वालों ने अपनी एक्सपेंशन कर दी कि यार ये तो बड़ा काम होगा हाउसिंग में। आज सब परेशान है। उसके बाद 3 साल हो गए, 3 साल में 1 मीटिंग हुई है। सो आप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट वाज द प्रायोरिटी। एक मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर के साथ जी, इनका ये इंटरेस्ट लेवल है जी। और पहले 78 मीटिंग हुई थी। तो एक और भी चीज़ आई है, खासतौर पे कंटोनमेंट बोर्ड के इलाके में, जब चाहते एनओसीयां कैंसिल कर देते। अच्छा, मेरे पास ये शिकायत नहीं आई है कि कंटोनमेंट में जब चाहे नहीं, आपकी मलीर के इलाके में एनओसी तब कैंसिल हुई। एयरपोर्ट के साथ जो पट्टी पे जो रैसी जो फ्लैट बन रहे थे, आज से कुछ 6 महीने साल पहले की बात है। नहीं, देखिए, वो उन्होंने नहीं की। हाँ। वो एक 30 एकड़ का लैंड है जिसकी लैंड टाइटल में एक डिस्प्यूट है। हाँ। और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने उनको कहा। हाँ। वैसे मेरे पास ये कंटोनमेंट बोर्ड की शिकायत नहीं है। आप ये समझते हैं कि जहाँ जहाँ कंटोनमेंट बोर्ड है वहाँ आपके लिए प्रोजेक्ट करना आसान है बानिस्बत एसबीसीए के, जहाँ उनका लैंड कंट्रोल है? देखिए, 36% कराची का मेरे ख्याल में केएमसी के पास, केएमसी का है, और इससे ज़्यादा कंटोनमेंट बोर्ड के पास है लैंड कंट्रोल। ऐसा नहीं कि वहाँ फ्री काम हो जाता है, और वहाँ पर भी प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ती है। बट उसका आपने नाम प्रोसेसिंग फीस रखा हुआ है। क्या करेंगे आप मुझे बताएं। मैं पहले लोग स्पीड मनी कहते थे, मैं प्रोसेसिंग फीस कहता हूँ। बट हाउएवर, चूंकि वहाँ स्टाफ कम है तो काम जल्दी हो जाता है। सिस्टम वहाँ भी सिस्टम है ये, इस तरह का सिस्टम, इतना शफाफ सिस्टम। देखिए, सीडीए में भी सिस्टम है, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी में भी, एलडीए में भी सिस्टम है, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी। मतलब ये काम वो है कि एवरीबडी वांट्स टू मिल्क दीज काउज। सो अनफॉर्चुनेटली उसके बगैर होता नहीं है। बख्शी भाई, बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई, कुछ और अगर आप कहना चाहें? बस मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपके पॉडकास्ट के सुनने के बाद हमारे उन लोगों की कुछ नजर करम होगी इस इंडस्ट्री की तरफ जिन्होंने डिसीजन लेने हैं बिफोर इट इज टू लिटिल एंड टू लेट। वो कौन लोग हैं? पॉलिसी मेकर्स। नहीं, मतलब सूबाई सतह पे है, मैं सूबाई सतह पे भी कहता हूँ, फेडरल गवर्नमेंट के सतह पे भी कहता हूँ, मैं आर्मी एस्टैब्लिशमेंट को भी कहता हूँ। इंशाल्लाह ये ज़रूरी है। ये थे हमारे साथ आबाद के चेयरमैन। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, यकीनी तौर पे आपको ये पसंद आई होगी। हम इनसे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे एक और पॉडकास्ट करें, तो उन्होंने भी कमिटमेंट किया है कि देने का। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।